हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही जम के चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विजन आईएएस का हम लोग मेंस का जो करंट अफेयर होता है उसमें मेंस का 365 कवर करने जा रहे हैं। इसमें सेक्शन वाइज आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इंटरनेशनल रिलेशन कवर करेंगे, ठीक है। एंड टॉपिक वाइज इसको मैं मास्टर वीडियोस लाता रहूँगा। मेंस 365 के लिए है। और पीरियड में बता दूं तो पीरियड जो होगा इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे अगस्त 2023 से लेकर मई 2024 तक का इसमें पीरियड कवर्ड होगा। क्लासरूम स्टडी मटेरियल होता है, नोट्स के तौर पे आपको बहुत हैंडी ये मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में टेबल ऑफ कंटेंट आप टोटल 110 पेजेस हैं, जिसमें डायनेमिक्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड और इंडिया के बायलैटरल रिलेशन, वर्ल्ड में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें इशूज जो हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर से। तो ये एक ब्रॉडर टॉपिक है जिसमें लगभग 7-8 के आसपास इसमें सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है यहाँ पे इवॉल्विंग नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो इवॉल्विंग नेचर है, शुरू से ही एक जैसा तो नहीं होगा ना, चेंज होता रहता है, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इसमें सबसे पहला इंडिया का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है उसको एक सरसरी निगाह से ग्लांस के तौर पे देखेंगे। तो इंडियाज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है इसका डिफिनीशन अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती क्या है। इट इज़ अ फॉरेन पॉलिसी टूल दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी में जैसे कि आप कितना टैरिफ लगाते हैं, किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो होती है इट इज़ अ फॉरेन पॉलिसी टूल दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट इन कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फॉर सर्विंग द कंट्रीज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। हालांकि ये है तो इकोनॉमिक टूल, लेकिन ये काम आता है पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी हमें काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि 1964 में इंडिया ने इस्टेब्लिश कर दिया था इंटरनेशनल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और ये जो है भारत की एक पहल थी। अर्ग्यूइंग रिलेशनशिप आर बेस्ड नॉट ओनली ऑन कॉमनली हेल्ड आइडियल्स बट ऑल्सो ऑन सॉलिड इकोनॉमिक फाउंडेशन। देखो, सबको ना थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा हर नेशन को इकोनॉमिक लालच होती है दूसरे नेशन से। तो हम क्यों ना इसको एक इस तरीके से यूज करें जो कि हमारे इंटरेस्ट को फर्दर स्ट्रेंथन करे। सो 1964 में इंडियन टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फाउंडेशन किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। अर्गुइंग रिलेशनशिप आर बेस्ड नॉट ओनली ऑन कॉमनली हेल्ड आइडियल्स बट ऑल्सो ऑन द सॉलिड इकोनॉमिक फाउंडेशन। और एक और अचीवमेंट के तौर पे देखेंगे कि 2008 से लेकर 2020 के बीच में इंडिया ने डिस्बर्स किया है अप्रॉक्सीमेटली $8.35 8.35 बिलियन ग्रांट दिया है। एज ए ग्रांट एंड लोन के तौर पे इसको सैंक्शन किया गया डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट्स के लिए, ठीक है। बहुत सारे जो वर्ल्ड में जो कंट्री हैं इससे फायदा इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेगा क्या हम लोग? ओके ओके, ठीक है। तो इसमें और आगे बढ़ते हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का? भारत के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी या फिर किसी भी नेशन का जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होता है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें प्रोजेक्टिंग द कंट्री एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर। हम अपने देश को मेजर इकोनॉमिक पावर के तौर पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि हम ही नहीं वर्ल्ड में, जैसे कि यूएस जो है अपने आप को मेजर इकोनॉमिक पावर के तौर पे दिखाने के लिए क्या कर रहा है अभी। यूएस स्पेंड कर रहा है नियरली $61 बिलियन जो है इसने दिया है फॉरेन एड के तहत पे। अब ये फॉरेन एड में डिफरेंट कंट्रीज को इसने दिया है, भारत को भी इससे फायदा मिला है। सिक्योरिंग फेवरेबल ट्रेड नेगोशिएशन ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव है वो ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेड नेगोशिएशन हो, कोई भी देश का ट्रेड नेगोशिएशन जो हो वो उसी के हित में हो, उसी के फेवर में हो। सो रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया यूएई जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ये जो एग्रीमेंट किया हमने 2022 में, ये हमने अपना हित देखा और उन्होंने अपना हित देखा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी और ये हो गया।
सो नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड बिजनेसेस अब्रोड। ठीक है, थर्ड जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, बिजनेस को अब्रोड में फैलाना। ये जैसे कि हमारे हित में क्या है कि हम एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट हमने ये इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, ताकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बुनकर और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाए हुए चीज़ों को इकोनॉमिक तौर पे बेचने का और उससे फ़ायदा कमाने का बहुत सारा हमारे यहाँ ट्रेंड है। तो उसको प्रमोट करने के लिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि हमारे देश में बिकता तो है ही, लेकिन अगर उसका एक्सपोर्ट हो जाए तो थोड़ा सा रेज्ड उसका प्राइस भी मिलेगा, और एक्सपोर्ट के तहत हमारे पास जो डॉलर आएगा वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को सपोर्ट करेगा। फोर्थ जो है इसका ऑब्जेक्टिव वो है रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू इकोनॉमिक एक्शंस। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमें क्या रियलाइज करना है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि चाइना जो है डेप्ट ट्रैप में फंसा रहा है। ठीक है, श्रीलंका का जो डेप्ट ट्रैप हुआ था जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, आईएमएफ के पास गुहार लगानी पड़ी थी बेल आउट के लिए, तो वो भी माना जाता है कि जो हम्बन टोटा और उसके रिलेटेड जो भी लोन दिए थे चाइना, वो पे नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसका फॉरेन एक्सचेंज जो है काफ़ी डिक्लाइन हो गया और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। तो ये एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है। सो चाइना रिसोर्टिंग टू डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी एंड सीपेक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें डिस्प्यूटेड भारतीय लैंड में जो है ये लोग डेवलप कर रहे हैं कश्मीर वाले रीजन में, इससे भी हमें काफ़ी लॉस हो सकता है। इंडिया का सक्सेस देखेंगे किसमें, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के यूज में। तो पहला सक्सेस क्या है कि हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लागू किए हैं, लाइक लिबरलाइजिंग एफडीआई नॉर्म्स। तो इसके लिए हमने एफडीआई नॉर्म्स को लिबरलाइज किया ताकि हमारे यहाँ फॉरेन का पैसा है हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट हो, पार्ट वाइज लगे, ताकि हमारे यहाँ जो है जो स्कार्सिटी ऑफ फंड है या फिर फॉरेन पैसे की जो कमी है वो इन्वेस्टमेंट रियलाइज किया जा सके। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम जिसे कहते हैं, वो भी हम लागू किया हमने, ताकि हम जो है ऐसी चीज़ जिसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका प्रोडक्शन कम है, उसको जो है उसमें इंसेंटिव दे के उसको प्रमोट किया जा सके पीएलआई के थ्रू। तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स को चुने गए हैं, जिसमें टेक्सटाइल भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, भारत चाहता है कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाए। ठीक है, तो हमने ये स्कीम ही ला दी है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि इंक्रीज करेगा इकोनॉमी का कम्पिटिटिवनेस ग्लोबल स्केल पे, और हमारा जो है फॉरेन में कह सकते हैं कि पकड़ बनेगी। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग थ्रू मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के साथ हम जो है शामिल होके हमने इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड बनाया, जिसमें भारत का कंट्रीब्यूशन रहता है, उसमें पैसा भारत जमा करता है। बायलेटरल डेवलपमेंट एड टू पार्टनर कंट्रीज, जैसे कि इंडिया ने एक्सटेंड किया 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू सीएआर फॉर कनेक्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह के लिए। इमर्ज वी हैव इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो वर्ल्ड को माना जाता है कि 2 भाग में बांट दिया जाता है, जिसको ब्रंट लाइन भी कहते हैं, और ये 1980 में बांटा गया था। जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो मैक्सिमम नॉर्थ में है, ठीक है, और जो अंडर डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री हैं वो साउथ में है। तो साउथ में जो कंट्री है उनके साथ हम कोऑपरेशन बना सके तो हम उसमें लीडर बने, ठीक है, जिसमें कह सकते हैं ना कि ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वॉइस बने इंडिया, और बन भी रहा है। तो उस तरीके से हमने अपने आप को ढाला है कि हम इमर्ज भी कर गए हैं एज ए लीडर फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। इंडिया हैज बिल्ट एन एयर स्ट्रिप एंड जेटी ऑन एगालेगा एंड मॉरिशियस, ये दोनों आइलैंड कंट्रीज है। ठीक है, तो ये हमें काफी ज्यादा जो है हमें साउथ में इंपॉर्टेंट बना रही हैं। अब इस चीज में ना चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है, हम ग्लोबल लीडर इकोनॉमिकली बन रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या है। पहला चैलेंज जो है वो इनएबिलिटी टू गैदर मेजोरिटी सपोर्ट। ठीक है, हमारे पास मेजोरिटी सपोर्ट नहीं आ पा रहा है फॉर रिफॉर्म इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, जैसे कि डब्ल्यूटीओ एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जिसका भारत भी हिस्सा है। तो उसमें मेजोरिटी सपोर्ट हमें मिल रहा है, हम अपने वॉइस को रख रहे हैं, बट हमें भी तो सपोर्ट चाहिए ना। अब आप कोई बात बोलो और 10 लोग 10 कंट्रियां आपको सपोर्ट ना करे तो फिर उस बात की वैल्यू नहीं रह जाती। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज, दैट इनएबिलिटी टू गैदर मेजोरिटी सपोर्ट फॉर रिफॉर्म्स इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म। सेकेंड वन इज compartmentalized bureaucratic structure affect integration of economic and strategic goals। ठीक है, the decline of the share of merchandise in global value chain। हमारा जो merchandise मतलब क्या होता है कि जो फिजिकल गुड्स होती हैं, फिजिकल गुड्स,
ठीक है, मर्चेंडाइज के बोलते हैं उसको, तो वो वाले गुड्स को ना हम ग्लोबल वैल्यू चेन में उसका शेयर हमारा बढ़ नहीं रहा है, जबकि घट रहा है। इंडिया इज लेस लिंक्ड टू इन ग्लोबल वैल्यू चेन देन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड वियतनाम। ये हमसे पिछड़ी कंट्रियां हैं, ये हमसे आगे निकल गई हैं जीवीसी में, ग्लोबल वैल्यू चेन में। इसके अलावा जैसे कि कंपटीशन फ्रॉम चाइना हमें हर्ट करता है साउथ एशिया में। अब चाइना तो यार क्या नहीं बना देता है हर चीज़ में, ठीक है, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। जैसे कि ग्वादर पोर्ट उसने पाकिस्तान के साथ डील कर लिया है, और हमें जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना के घेरना चाहता है, हमारे ही इंडियन ओशियन में हमें घेरना चाहता है, और घेर भी लेने के लिए बहुत सारी इसने पोर्ट्स जो है तैयार कर ली हैं, जैसे कि ग्वादर पोर्ट हो गया। इसके अलावा सितवे के बगल में एक पोर्ट है म्यांमार में, वो डेवलप किया है। सितवे तो भारत ने किया है। इसके अलावा जो है जिबूती में इसने पोर्ट बना लिया है, तो इस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इमर्जिंग इशू लाइक प्रोटेक्शनिज्म, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का जो सीबैम है, ये एक मतलब कह सकते हैं कि फॉरेन की प्रोड्यूस को कम आने दो, या फिर कह सकते हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ ये कदम है जो ईयू का सीबाम है। सीबाम आगे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अभी इतना जानिए कि ऐसी प्रोटेक्शनिज्म चल रही है वर्ल्ड में, जैसे कि अभी रिसेंटली भी देखेंगे तो यूएस प्रेसिडेंट अभी बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के, और उन्होंने भी आते ही रिटेलिएटरी टैरिफ जो है लगा दिया है भारत के ऊपर। ये घोषणा हुई है और लग भी गया है। तो $40 बिलियन भारत के फेवर में ये ट्रेड चल रहा था, अब ये रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रोटेक्शनिज्म भी हमें हार्म करेगा। तो ये सब चैलेंजेस है कि हम भाई मेजोरिटी सपोर्ट नहीं ले पा रहे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में। इसके अलावा हम कंपार्टमेंटलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हमारा, चाहे वो इंडिया के लेवल पे हो या फिर जो वर्ल्ड के लेवल पे बॉडीज हैं उसमें भी। इसके अलावा ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा मर्चेंडाइज का जो शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है। कंपटीशन चाइना से है ही, और प्रोटेक्शनिज्म चल ही रहा है वर्ल्ड में। तो रास्ता आगे का क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो वे फॉरवर्ड देखेंगे कि प्रमोटिंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, रूपी को इंटरनेशनलाइज करो थ्रू जो है एग्रीमेंट करके, जो करेंसी स्वैप है उससे भी होता है। इसके अलावा इम्प्रूविंग एड प्रोग्राम लाइक फोकस्ड कंट्रीज वाइज स्ट्रेटेजी, हमारे साउथ की स्पेशली जो कंट्री है उनको एड दे सकते हैं, तो उनका जो है ना ग्लोबल वॉइस जो है हम ले सकते हैं, अपने हित में ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूएस क्या करता है, इसका जो एड प्रोग्राम है वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, मतलब वो उसी को हेल्प करता है जिससे उसको उसकी ज़मीन मिल जाए आगे के फ्यूचर लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, या फिर वो सपोर्ट करे उस नेशन को इस तरीके से। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, फोकस कंट्री वाइज स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, ताकि हम एड प्रोग्राम के थ्रू उनको फोकस करेंगे तो वो हमें भी सपोर्ट करेंगे हमारे मैटर्स पे। इसके अलावा क्लाइंबिंग अप द जीवीसी दैट इज ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा मर्चेंटाइज का शेयर बढ़े एक्सपोर्ट के थ्रू, उसके लिए हमने पीएम गति शक्ति इम्प्लीमेंट किया है, और इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इसमें जो खामियां हैं उसको ठीक किया जाए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इससे क्या होगा कि हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पाइपलाइन जो है इसमें $1 ट्रिलियन की जरूरत है, ठीक है। वो फंड हम रेज कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हैं। तो इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हमारे पास एफडीआई बढ़ेगी, हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तमाम फायदे होंगे। इसके अलावा लेवरेज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, परस्यू हेल्थ डिप्लोमेसी, जैसे कि वैक्सीन मैत्री था। वैक्सीन मैत्री में हमने क्या किया, जब कोरोना का पीरियड था तो यूएस जैसे देश को हमने बहुत सारी जेनरिक दवाइयाँ भेजी कि भाई लो आप हमसे फायदा लो। तो इस तरीके की भी डिप्लोमेसी करेंगे तो प्रेशर तो आता ही है कि भाई बंदे ने हेल्प किया है तो डेफिनेटली। तो वैक्सीन मैत्री एक बहुत अच्छा कदम था, इस आगे भी ऐसा सिचुएशन है तो करना चाहिए। प्ले लीडरशिप रोल इन मिनी लैटरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि क्वाड है। क्वाड में जो है 4 कंट्रियां हैं, इसमें यूएस है, इंडिया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो इसमें कहीं ना कहीं भारत को लीडर बनना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी हमें फ़ायदा उठाना है यहाँ से इसके थ्रू उठाया जा सके। यूएस से फ़ायदा उठाया जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से। इसके अलावा प्रोमोटिंग ब्रांड इंडिया को प्रमोट किया जाए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटीज इन पॉलिसी मेकिंग, ये सब कदम हो सकते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड हो सकता है इस पर्टिकुलर इशू पे, इकोनॉमिक वाले पे। तो कंक्लूजन में देखेंगे कि कहता है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो होती है इट शुड सीक फॉर बैलेंस बिटवीन कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। ये बैलेंस बनाना चाहिए इसको कंपटीशन और कोऑपरेशन के बीच में। एस्पायरेशंस एंड अचीवेबल एंड रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पे हमें फायदा उठाना चाहिए। इट शुड बी नेविगेटेड ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ रूल बेस्ड
कोलैबोरेशन, हमें रूल बेस्ड कोलैबोरेशन पे के बेसिस पे ही जो है हमें ये लेना चाहिए। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना वर्ल्ड में, तो रूल बेस्ड जो जो भी कोलैबोरेशन हो, जैसे डब्ल्यूटीओ में ही रूल तो है लेकिन उसको उसमें बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है, तो लाइक माइंडेड जो कंट्रियां एक साथ आएंगी तभी तो फायदा होगा। सो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो होती है दैट शुड सीक फॉर बैलेंस बिटवीन कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। एक तो कंपटीशन और कोऑपरेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए, दूसरा एस्पायरेशन एंड अचीवेबल, एस्पायर करो आप और अचीवेबल ना हो तो क्या फायदा है, रीजनल एंड ग्लोबल नीड्स को बैलेंस करो, तो इस तरीके से हम डेफिनेटली फायदा ले सकते हैं इसका। चलिए अगला हमारा टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन जियो पॉलिटिक्स। आज की डेट में देखो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, एआई छाया हुआ है इसके ऊपर, तो मतलब वर्ल्ड इतना ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें आ रहा है कि क्या बताएं। इसके अलावा रोबोटिक्स है, बिग डेटा है, डीप सीक, एक डीप सीक डेवलप किया है चाइना ने, ये सब चीज़ों का यूज है जियो पॉलिटिक्स में। सो क्यों ये न्यूज़ में आया, क्योंकि नेशनल क्वांटम मिशन जो है भारत का, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम डेटा और इस तरीके की चीज़ों को हम डेवलप करते हैं। क्वांटम एक फिजिक्स का ही पार्ट है जिसमें बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन किया जाता है। दिस प्रोमिसेस टू मेक इंडिया वन ऑफ द लीडिंग नेशंस इन डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो नेशनल क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया हुआ है। कैसे टेक्नोलॉजी जो है इन्फ्लुएंस कर सकती है जियो पॉलिटिक्स को, उसको देखते हैं। हाउ इज टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग जियो पॉलिटिक्स, तो ये कैसे कर रही है, कर सकती है, ग्लोबल गवर्नेंस में हेल्प कर रही है टेक्नोलॉजी जो है वो। टेक्नोलॉजी चैलेंजेस द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, जिसमें फिजिकल स्पेस होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। ड्यू टू इमर्जिंग इशूज, इंटरनेट गवर्नेंस, एआई आ चुका है, बायोटेक आ चुका है, डेटा प्राइवेसी आ गया है, तो ग्लोबल गवर्नेंस में जो है अब इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है इसके बेटरमेंट के लिए, बेटर रिजल्ट्स के लिए कह सकते हैं। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो रहा है, हेल्प कर सकता है इसमें इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बनाने में, जैसे कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, दिस कैन शेप ए नेशंस इकोनॉमिक पावर एंड कॉम्पिटिटिवनेस। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होगा, आईसीटी बेस्ड होगा ये, यहाँ पे इंटरनेट जो है, एआई जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो लीड करेगी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को। हर चीज को रिवोल्यूशनाइज किया जाएगा, ऑटोमेशन होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी में हेल्प करता है, कर सकता है, इन्फ्लुएंस करता है क्या, तो टेक्नोलॉजी। सो नेशन दैट प्रोसेसेस एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स हो किसी के पास, कैन एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल स्टेज एंड कैन लीड टू शिफ्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग नेशन। जो हमने भी अपना जो न्यूक्लियर पावर डेवलप किया है वो एक टेक्नोलॉजी है। वो हमने क्यों किया, कि भाई हमारा डेटरेंस हो, नेशंस हमारे बारे में सोचे एक बार आंख उठाने से पहले कि भाई ये तो इंडिया की तरफ देखेंगे तो ये तो न्यूक्लियर पावर है। जैसे कि पाकिस्तान के पास डेटरेंस है भारत का, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा न्यूक्लियर है। सो थ्रेट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर इन इंक्रीजिंग, जैसे कि हिजबुल्ला इजराइल में, ठीक है, हिजबुल्ला जो है इजराइल में बहुत ही ज़्यादा, हालांकि अभी इसने इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा इसको जो है डिमिनिश किया है, इसके पावर्स को, बहुत सारा अटैक इनके नेताओं को, इनके जो बड़े बड़े लीडर थे, मिलिट्री कमांडर थे, उनको मार गिराया है। तो अभी तो थोड़ा सा डाउन जाएगा लेकिन फिर ये सर उठाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसरशिप एंड स्प्रेड ऑफ डिस इंफॉर्मेशन कैन ऑल बी लेवरेज्ड फॉर जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। टेक्नोलॉजी का कितना रोल है, अब देखिए, जैसे कि पहली बार जो चुने गए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो बताया जाता है कि उसमें रसिया का बहुत बड़ा रोल था, अपनी टेक्नोलॉजी से उसने इन्फ्लुएंस किया था। तो ये पब्लिक ओपिनियन, जैसे कि मेटा है, मेटा जो है पब्लिक ओपिनियन को सेव कर सकता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं उसको, तो जो मेटा पे दिखेगा वो लोग वही समझेंगे। तो इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शन एंड डिप्लोमेसी में ये काम करता है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये भी जियोपॉलिटिक्स को एक टेक्नोलॉजी ही है और जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। कंडक्टिंग एक्टिविटीज इन आउटर स्पेसेस, दिस रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और हेंस फोर्थ वो जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड्स कंपटीशन फॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये किसके पास है, ठीक है, और कितना है, कंपटीशन इसमें होता है फॉर एक्सेस टू रिसोर्स। ये जिस देश के पास जितना
एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज पे अच्छा काम हो रहा है वो उतना ही जो है, जैसे कि अभी यूएस का एग्जांपल लीजिए, तो यूएस ने बोला कि हम जो है पहले ही ये विड्रॉ कर गए थे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से, ये पेरिस का जो ट्रीटी था उससे निकल गए थे ये लोग, ये पहले ही निकल चुके थे। और अभी फिर से यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हम तो अपने जो फोजिल फ्यूल है, जो हमारा जो रिसोर्स है, कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है, उसे यूज करेंगे, हम नहीं देख रहे हैं कि भाई क्लाइमेट पे क्या, ये बोल रहे हैं कि हॉक्स है, ये झूठ-मूठ का हुआ बनाया गया है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तमाम चीज़। तो ये भी इस तरीके से एनर्जी में बहुत और सक्षम होंगे, एनर्जी को एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे खूब। तो एनर्जी ट्रांजिट रूट्स को कंट्रोल जो करता है वो भी बहुत ही ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। अमेरिका के पास बहुत अच्छा खासा रिसोर्स है खुद का एनर्जी के फील्ड में, चाहे वो सेल ऑयल को ले लो, सेल ऑयल जो पहाड़ चट्टानों में छिपा हुआ ऑयल है, अच्छा खासा पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का जो है यहाँ पे रिजर्व है। सेंट्रलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियाज जियोपॉलिटिक्स, भारत के जियोपॉलिटिक्स में टेक्नोलॉजी कितना केंद्रीय तौर पे काम कर रहा है। सेंट्रलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियाज जियोपॉलिटिक्स, हम डिजिटल डिप्लोमेसी को प्ले कर रहे हैं, हम भूटान और नेपाल जैसी कंट्रियों में अपने यूपीआई का स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर रहे हैं और वो लोग यूज कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। और मॉरिशियस में भी हम लोग यूपीआई का हम लोग बातचीत चल रहा है कि वहाँ पे भी देंगे उसको फैसिलिटी ये वाली। स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की अच्छी है, अभी के डेट में इसरो अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि चंद्रयान हमारा जो लैंड किया, तो ग्लोबली हमारा जो है स्पेस के फील्ड में बहुत बड़ा नाम हुआ कि साउथ पार्ट पे जो है, साउदर्न जो पोर्शन है चंद्रमा का, वहाँ पे लैंड करा दिया हमने अपने विक्रम को। ठीक है, तो इन 2017 द जीसैट 9 सैटेलाइट्स वाज लॉन्च फॉर द मेंबर्स ऑफ सार्क, हमने अपने लॉन्चिंग सिस्टम के थ्रू जीसैट 9 के द्वारा हमने सार्क के मेंबर्स देश के सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसके अलावा इससे हमें क्या है, जियोपॉलिटिकली ये कंट्रियाँ तो हमें इन्फ्लुएंस, हमसे तो इन्फ्लुएंस होंगी ही, हमारा तो उन पे कहीं ना कहीं हेजीमोनी रहेगा। सो आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी हमारी बहुत स्ट्रांग है, सक्सेस हमने लिया है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देता हूँ कि जो सिलिकॉन वैली है वो भारतीयों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, सॉफ्टवेयर जो डेवलपर हैं, सब मैक्सिमम भारतीय हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मात्रा है इनकी। So IT and software services success and global reach of India's IT firms contribute to the India's economic strength and influence in the global market. इसके अलावा एनर्जी डिप्लोमेसी भी हम कर रहे हैं, हमने जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड हमने ये लॉन्च किया। हमारा जो है भारत और फ्रांस के द्वारा एक और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था जिसे ISA बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हम एनर्जी डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, और ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो कंट्रियां हैं मैक्सिमम वो शामिल हैं इसमें। एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी हमारी बहुत एडवांस होती जा रही है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, जिसमें ह्यूमन लाइक थिंकिंग मशीन में डेवलप किया जाता है। इट कैन इन्फ्लुएंस इट्स रोल इन शेपिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये सब तो भारत में अचीवमेंट्स टाइप की हैं, बट क्या क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस दैट अफेक्ट्स इंडियाज एबिलिटी टू लेवरेज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। तो पहला इसमें चैलेंज निकल के आता है जियोपॉलिटिकल टेंशन। बहुत सारे देशों में बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि टेंशन विथ कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डिप्लोमेसी है वो यहाँ इनके एरिया में नहीं जा पाएगी, और फर्दर चाइना के जो फ्रेंड होंगे वो भी भारत को अवॉइड कर सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही भारत का। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, हम ज़्यादातर फॉरेन टेक्नोलॉजी को ही अपना बेस बना लेते हैं, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा खर्चा थोड़ा कम है। एंड फॉस्टरिंग डोमेस्टिक इनोवेशन, वो कैसे होगा, तो इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन है, या फिर R&D पे खर्चा बढ़ा दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो करना पड़ेगा। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग टर्म चैलेंज। डेटा प्राइवेसी का इशू है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो हमारे सर्वर में नहीं स्टोर होता है, किसी और के सर्वर में स्टोर होता है, हमारा सर्वर का कैपेसिटी इतना ज़्यादा नहीं है। सो डेटा प्राइवेसी एंड सोवरेनिटी, इंडियाज डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस एंड डेटा सोवरेनिटी कंसर्न्स कैन have implications for international data related agreements and cross border business operations। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डायलेमा में भी हम पड़े रहते हैं। क्या डायलेमा है भाई, कि ग्रोथ तो करेंगे,
टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करेंगे लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, तो वैसी चीज़ों का हम अवॉइड करेंगे जिससे कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रिसोर्सेज का एंड मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। हमें हमारा जो नेट जीरो का भी जो हमने टारगेट लिया है वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2070 तक हमें कर लेना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसके लिए देखेंगे कि सिंगल चैट जीपीटी जो है वो 10 गुना ज़्यादा एनर्जी लेता है सिमिलर क्वेरी अगर आप करेंगे गूगल पे। अब एक तरफ आप गूगल खोल लो और एक तरफ खोल लो चैट जीपीटी में लिखोगे कोई भी क्वेश्चन तो उसका आंसर आएगा, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी और जो वही आप क्वेरी गूगल पे करते तो वहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उसके इस एनर्जी के कंपैरिजन में ये वाली जो एनर्जी होगी चैट जीपीटी वाली 10 गुना ज़्यादा होती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल डायलेमा है ये, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन। तो वो अभी तो हम फोजिल बेस्ड ही कर रहे हैं मेनली, हमारा तो जो रिन्यूएबल सोर्स है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो इस फील्ड में रास्ते क्या है, इस फील्ड में वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, तो रेगुलेटरी अलाइनमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, रेगुलेटरी अलाइनमेंट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल एंगेजमेंट विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज। हमारे जैसे जो सोच रखते हैं उनसे हम लोग कहीं ना कहीं बायलेटरल और मल्टीलेटरल इंगेजमेंट कर सकते हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज से, एंड शेयर कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को। उनकी जो अच्छी है हम ले सकते हैं, अपनी जो अच्छी है उनको दे सकते हैं। टेकिंग द लीड ऑन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। भारत को एक लीडर के तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स के ऊपर और स्टैंडर्ड्स के ऊपर, टू इंश्योर दैट रेगुलेशंस स्पेशली इन द एरिया लाइक डेटा प्राइवेसी में अच्छा रेगुलेशन होना चाहिए, ई कॉमर्स हमारा डेवलप करना चाहिए। और ठीक है, ई कॉमर्स में बड़ी बड़ी कंपनियां किसकी हैं, यूएस वगैरह की, अमेजोन हो गया, हालांकि हमारा फ्लिपकार्ट है, लेकिन देखते हैं कि फ्लिपकार्ट इतना ज़्यादा कंपैरिजन में अमेजन के खड़ा नहीं हो सकता है। सो वही बात है, ई कॉमर्स और भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के फील्ड में हम और काम कर सकते हैं, दे आर जस्ट ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट। तो इथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी करना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी में क्या है, जैसे कि एआई ही है, एआई में आप क्या डेटा सेट जो भी फीड करोगे उसी के हिसाब से तो ये डिसीजन देगा। तो मान लीजिए कि हेल्थ में अगर आप एआई यूज कर रहे हैं हेल्थ के फील्ड में, तो वहाँ पे जो ये रिपोर्ट देख के बता दिया कि भाई बंदे को ये बीमारी है, या फिर आप जैसे क्या सीधा सर्जरी में आपने रोबोट को यूज कर लिया एआई लगा के उसमें, तो वो क्या कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। तो एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे डिफेंस में आज के डेट में आपने देखा होगा कि रसिया और यूक्रेन वार में यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स के थ्रू बहुत सारे लोगों की जान ले ली, और रसिया भी यूज कर सकता है। अमेरिका के पास जो यूएवी है वो भी बहुत अनइथिकल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई पायलट जाके जहाज से डिसीजन नहीं ले रहा है, वहाँ पे आप एआई के थ्रू डिसीजन ले रहे हैं। सो एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। अपहोल्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड वर्क ऑन द एथिकल फ्रेमवर्क्स दैट अलाइन विद इंडियाज जियोपॉलिटिकल वैल्यूज। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग डेटा डिप्लोमेसी भी बहुत जरूरी है। ग्रेटर कोऑपरेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजीज लाइक एआई या फिर ब्लॉकचेन की जो भी टेक्नोलॉजी है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज थ्रू मीडिएशन एंड कोऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो ये सब जो है वे फॉरवर्ड आपका हो सकता है। अब आएंगे हम लोग डिजास्टर डिप्लोमेसी में। तो चलिए अब हम देखते हैं डिजास्टर डिप्लोमेसी के बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं वर्ल्ड की कंट्रियों के साथ। क्यों चर्चा में है, क्योंकि रिसेंटली 6th एडिशन जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, 6th एडिशन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडिया में हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, 6ठा एडिशन ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डिजास्टर आए तब भी ना टूटे। सो विच emphasized द नेशंस एक्सपैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स एफर्ट्स। देखो डिजास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इट रेफर्स टू ए कंट्रीज एफर्ट टू प्रोवाइड एड एंड सपोर्ट, ये दो कीवर्ड है, टू अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय नेचुरल या फिर मैन मेड डिजास्टर, वहाँ पे या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसमें एक देश क्या मदद कर सकता है, क्या सपोर्ट कर सकता है, उसे ही डिजास्टर डिप्लोमेसी कहते हैं, जो कि दूसरे देश के लिए करेगा वो। द यूज ऑफ फॉरेन मिलिट्री एंड सिविल डिफेंस एसेट्स इन डिजास्टर रिलीफ, ये ओस्लो गाइडलाइन आया था। दिस सेट्स द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज, ठीक है। तो ये ओस्लो अगर गाइडलाइन आए तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस फील्ड के लिए है ये। तो ये
ऐसा डिफेंस का एसेट यूज किया जाए या फिर फॉरेन मिलिट्री यूज की जाए, सिविल डिफेंस की जो एसेट है दूसरे देशों को बचाने के लिए डिजास्टर से। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका इंडिया के, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया डिजास्टर डिप्लोमेसी क्या है वर्ल्ड में, वो देख लेते हैं। सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन करता है ये, भारत का जो डिजास्टर डिप्लोमेसी है वो सॉफ्ट पावर दिखाता है। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम मदद के थ्रू या फिर पिटीशन के थ्रू रिक्वेस्ट करके अपने आप अब हमारी जो है चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन होता है, किसी को डरा धमका के इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन भी बहुत जरूरी है। फोस्टर गुडविल एंड स्ट्रेंथन टाइज, तो डिजास्टर डिप्लोमेसी उसमें सॉफ्ट पावर का एक कह सकते हैं कंपोनेंट है। इसके अलावा इम्प्रूव्ड जियोपॉलिटिकल रीच, ठीक है, अगर आप डिजास्टर डिप्लोमेसी करते हो, जैसे कि नेपाल में हमने हेल्प किया, पाकिस्तान को भी ऑफर किया था, लेकिन पाकिस्तान का जो फ्लड आया था 2022 में उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकरा दिया था, तो अलग बात है। इम्प्रूव्ड जियोपॉलिटिकल रीच ये बढ़ाता है डेफिनेटली बाय रिस्पॉन्डिंग टू द क्राइसिस स्ट्रेचिंग फ्रॉम जापान इन द फार ईस्ट टू तुर्की इन मिडिल ईस्ट। तुर्की में हमने खूब हेल्प किया। तुर्की हालांकि हमारे फेवर में बहुत सारे एक्शन नहीं लेता है। भारत का जो यूएन का जो कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में हम डिमांड करते हैं परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए, उसमें ये सपोर्ट नहीं करता। फिर भी तुर्की में भूकंप आया था, उसमें हमने मदद किया था। इसके अलावा ब्रेक थ्रूज इन बायलेटरल टाइज, ठीक है, अगर आप जैसे कि कोई भी काम करते हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें जो आपका बायलेटरल टाइज है, दो देशों का जो संबंध है वो सुधरता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंडिया का जो ऑपरेशन मैत्री, जिसमें हमने नेपाल के अर्थक्वेक में 2015 में जो हेवी अर्थक्वेक आया था, उसमें खूब हमारे एयरफोर्स के जहाज गए, वहाँ पे रसद की सामग्री उपलब्ध कराई हमने, वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कराया। दिस प्लेड ए क्रूशियल रोल इन इंडियाज आउटरीच टू काठमांडू। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी हो सकता है ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। एज अपोज टू चाइना, इंडियाज अप्रोच इज टिपिकली नॉन इंट्रूसिव। हम क्या करते हैं, दूसरे के उसमें पचड़े में नहीं पड़ते हैं। हम मानते हैं कि भाई जो इंटरनल मैटर है वो वही देश देखे। नॉन इंट्रूसिव हमारा अप्रोच रहता है, चाइना का इंट्रूसिव रहता है। एंड एम्ड सोलली at assisting affected nations without violating their sovereignty। हम किसी भी देश को हेल्प करते हैं तो उसके सोवरेन डिसीजन मेकिंग पावर को हम नहीं हैम्पर करते हैं। सो इट विल हेल्प इन बिकमिंग इंडिया टू बिकम रीजनल पावर ऑल्सो। जितना ज़्यादा हेल्प करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा, उस देश की नज़रों में आपका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। एंड सिक्योर ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप, इसके थ्रू जो है जितना देशों को आप कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे तो वो देश आपको हेल्प कर सकती हैं। आपका जो एक एजेंडा है कि आपको सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट चाहिए, तो लोगों का सपोर्ट चाहिए, कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स डिजास्टर रिलीफ देखते हैं। भारत का अप्रोच क्या है डिजास्टर रिलीफ को लेके, वो देख लेते हैं। तो भारत का अप्रोच क्या है कि भारत कहता है कि भाई मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहूंगा। कोई भी अगर किसी भी देश में कुछ आपदा विपदा आती है तो ठीक है भाई, मैं पहला रिस्पॉन्डर बन जाता हूँ, इससे काफी फायदा होगा। तो हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम करते हैं नेचुरल डिजास्टर के फील्ड में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे भारत का जो ऑपरेशन दोस्त था, जहाँ पे तुर्की में अर्थक्वेक आया और हमने ऑपरेशन दोस्त चला के खूब सारा जहाज हमने वहाँ पे लैंड कराया, अपना रसद की सामग्री दी, रेस्क्यू ऑपरेशंस करवाए। इसके अलावा जैसे ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में जब साइक्लोन आया तो ऑपरेशन करुणा के थ्रू हमने उनको मदद किया। तो हमारा अप्रोच ऐसा ही रहता है, पहले रिस्पॉन्डर के तौर पे हम लोग काम करते हैं, फिर हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं। जैसे बहुत सारे देश हैं वहाँ पे रिजिलियंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अर्ली वार्निंग उनको नहीं मिलती है डिजास्टर की, तो इंडिया जो है असिस्ट करता है नेपाल जैसे देश को, मालदीव जैसे देश को, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशियस जैसे देश को इन डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों जरूरी है? अगर आपको पता चल जाए 24 घंटे पहले कि यहाँ पे तूफान आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, एक्शंस ले लेंगे, वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करा लेंगे, वहाँ के लोगों को किसी सेफ जगह ले जाएंगे, और भी जो है अपने जो रिलीफ फोर्सेज है उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है भारत का जो है मदद है अंडर द स्कीम दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव के तहत भारत मदद करता है। इसके अलावा हेल्प करते हैं हम लोग पीपल को कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में,
लोग जो हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे रहते हैं, जैसे कि इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो वैसे और भी बहुत सारे कंडीशन है, तो वहाँ पे हम मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मिशन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर मिशन बोलते हैं। इट सप्लाईज ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स, मेडिसिन भी इसके थ्रू हम प्रोवाइड कराते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल असिस्टेंस टीम्स टू मॉरिशियस एंड कॉमरोस, ये हमने सागर के थ्रू किया था, जिससे इंडियन ओशियन रीजन में हम लोग एक बहुत बड़े प्लेयर बन जाते हैं। इसके अलावा पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जैसे कि भारत ने अभी काफ़ी इन्फेसाइज किया था कि जो इजराइल और हमास का जो वार चल रहा है, उसमें जो गाजा पट्टी है वहाँ के लोगों का क्या है, कितने लोग तो मारे गए, तो वहाँ पे अब रिहेबिलिटेशन का काम किया जाए, रिलीफ का काम किया जाए। सो फोकसिंग ऑन रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन नेपाल, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान रिटर्न टू नॉर्मलसी ईयर्स ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो अफगानिस्तान में भी हमने ये बोला कि भाई रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन काम हम कर देंगे आपके लिए, ठीक है। नेपाल में भी हमने किया है, जैसे कि जब अर्थक्वेक आया था। इसके अलावा श्रीलंका में अभी रिसेंटली देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। यूएन पीस कीपिंग के थ्रू भी हमारा जो है डिजास्टर रिलीफ में बहुत योगदान रहता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो सैनिक लोग हैं वो वहाँ पे पीस कीपिंग में काम करता है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन पीस कीपिंग मिशन टू फैसिलिटेट स्टेबिलाईजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशंस। इसके अलावा मैनेजिंग हेल्थ डिजास्टर्स, इंडिया कंडक्टेड कोविड-19 वैक्सीन मैत्री, हमने कोविड-19 वैक्सीन मैत्री चला के बहुत सारे लोगों को हेल्प किया था। असिस्टेड ओवर 100 ऑफ नेशंस, 100 से भी ज़्यादा देशों को हमने जो है अपनी इस पर्टिकुलर वैक्सीन मैत्री के थ्रू उनको मदद किया था, वैक्सीन का प्रोविजनिंग करा के। वैसे पेंडेमिक में, कोरोना जैसे पेंडेमिक में की चैलेंजेस जो भारत को डिजास्टर डिप्लोमेसी में आती हैं वो क्या क्या है। पहला है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, ठीक है। इंडिया का जो रिस्पॉन्स है 2011 का फुकुशिमा डिजास्टर जो हुआ था जापान में, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। इंडियाज रिस्पॉन्स टू 2011 फुकुशिमा disaster in Japan was tardy and the National Disaster Response Force was unable to effectively provide aid। तो ये एक हमारा टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लिमिटेड इम्पैक्ट, इंडिया का जो असिस्टेंस रहा नेपाल के अर्थक्वेक के समय में, इट हैज आल्सो नॉट डिलीवर्ड लास्टिंग बेनिफिट्स एज बायलैटरल रिलेशनशिप हैज बिकम इंक्रीजिंगली स्ट्रेन्ड ओवर द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, जिसमें लिम्पिया धूरा और भी जो कुछ अपने डिस्प्यूटेड लैंड को नेपाल ने क्या किया, अपने मैप में दिखा दिया। तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन था वो खराब हुआ था उससे। खैर, लेकिन नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है, तो नेपाल को हम कभी ना कभी वापस अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर ही लेते हैं, तुरंत ही कर लेते हैं। और नेपाल को भी पता है इंडिया का इंपॉर्टेंस, हालांकि नेपाल का इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ गया है चाइना की तरफ। खैर, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जियो पॉलिटिकल टेंशन से पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था, जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे फ्लड आया था, हेवी फ्लड आया था पाकिस्तान में 2022 में। तो भारत ने ऑफर किया था कि भाई हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट इन प्लेटफॉर्म लाइक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स दे सकते हैं, जो कि मालदीव्स जैसे देशों को, मॉरिशस जैसे देशों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल शिप्स वगैरह बना सकते हैं, ताकि फर्दर और इनको हेल्प किया जा सके। इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपना बजटरी एलोकेशन इस फील्ड में, डिजास्टर डिप्लोमेसी के फील्ड में। भाई लोगों को मदद करना है, देशों को मदद करना है, तो अपने पास भी तो पैसा होना चाहिए ना, उसके लिए बजट से ज़्यादा निकालना पड़ेगा। टू इम्प्रूव इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़, प्रोजेक्शन ऑफ अचीवमेंट, हम अपना जो काम कर रहे हैं उसको प्रोजेक्ट भी करना है। नहीं तो आप मदद करके अगर चुपचाप निकल गए ना तो कोई फायदा नहीं है। आपको बोलना है, उसको प्रोजेक्ट करना है कि हमने इस फील्ड में ये किया है, वो किया, इनको हेल्प किया, उनको हेल्प किया है, बहुत जरूरी है। टू इम्प्रूव इट्स प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट्स अमिट्स इट्स एम्बिशन टू बिकम ग्लोबल पावर, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। यूटिलाइजिंग फोरम्स लाइक क्वाड जैसे फोरम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स के लिए। इसके अलावा इसमें फायदा क्या होगा, दिस कोऑपरेशन कैन लीड टू कैपेसिटी बिल्डिंग अक्रॉस इंडो पैसिफिक एंड enhance India's image as a growing power capable of administering
ऑपरेशंस बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, ठीक है, तो ये भी करना बहुत जरूरी है। आइए अब हम देखेंगे पैरा डिप्लोमेसी को। पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है? नेशनल डिप्लोमेसी में तो एज ए नेशन जाता है सामने कि इंडिया एज ए होल एक देश है और जाके हेल्प करता है, लेकिन पैरा डिप्लोमेसी में क्या होता है कि स्टेट्स जो है भारत की या किसी भी देश की, वो हेल्प में उतर जाएं, वो डिप्लोमेसी बनाए दूसरे देशों के साथ, तो उसे हम पैरा डिप्लोमेसी कहते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1990s। 1990 में किसने प्रपोज किया था? इनका नाम है जॉन किनकेड। तो 1990 में जॉन किनकेड साहब ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। पैरा डिप्लोमेसी जो होती है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ रीजनल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। रीजनल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि मैंने बताया ना कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स। बहुत सारे स्टेट का फॉर्मल कॉन्टेक्ट है, जैसे कि बिहार का देख सकते हैं, तो बिहार का नेपाल के साथ फॉर्मल कॉन्टेक्ट है। बहुत सारे स्टेट्स का इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट भी रहता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हालांकि जो फॉरेन अफेयर है वो टोटली एक यूनियन सब्जेक्ट है, मतलब इसमें जो भी काम करना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ये मैटर ऐसा मैटर है जो कि 7th शेड्यूल में मेंशन है यूनियन लिस्ट में, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट में है। लेकिन फिर भी चलती है पैरा डिप्लोमेसी। और क्या दिक्कत है इसमें, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है? ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो सकता है इसके, जैसे कि वेस्ट बंगाल का जो ट्रेड होता है वो जो बॉर्डर हाट्स हैं वहां लगा के होता है बांग्लादेश के साथ। तो इस तरीके से बांग्लादेश का जो पैरा डिप्लोमेसी चल रहा है बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल कर रहा है। इसके अलावा राइजिंग फॉरेन कोलैबोरेशन इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये भी एक अच्छा ट्रेंड है कि भाई आंध्र प्रदेश जो देश है ना, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो डिफरेंट कंट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा है, तेलंगाना भी कर रहा है। हाई पावर्ड मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन भेजा जा सकता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ पैरा डिप्लोमेसी क्या है? पैरा डिप्लोमेसी क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये स्ट्रेंथन करता है फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है एज इट प्लेसेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्टेट्स एक्टिंग। तो इससे क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ना, कि भाई स्टेट को आप ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हो कि भाई ठीक है आप जाइए, और आप अगर पैरा डिप्लोमेसी कर सकते हैं तो कीजिए एज इक्वल पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट। इसके अलावा इट प्रोपेल्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट। इसके अलावा फैसिलिटेट्स, ये क्या करता है, पैरा डिप्लोमेसी जो है फैसिलिटेट करता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकलिज्म। कि मान लीजिए कि बिहार का कोई प्रोडक्ट है वो अब वो ग्लोबल जा रहा है, नेपाल तक जा रहा है, या फिर फर्दर जैसे कि लीची बहुत एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो है फैसिलिटेट करेगा ग्लोबलाइजेशन को, लोकल आइटम ग्लोबलाइज होंगे बाय ब्रिंगिंग रीजनल इश्यूज ऑन द ग्लोबल स्टेज। इसके अलावा फैसिलिटेट रिसोर्सेज एंड कॉस्ट शेयरिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग विद फेडरल गवर्नमेंट्स एंड राइजिंग ग्लोबल इंपॉर्टेंस होता है सिटीज का, ठीक है। सिटीज जो है जैसे कि मुंबई सिटी है, दिल्ली एक शहर है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, तो राइजिंग ग्लोबल इंपॉर्टेंस होगा ऐसे सिटीज का, नेसेसिटेट सिटी डिप्लोमेसी लेवल ऑल्सो। अब चैलेंजेस भी है पैरा डिप्लोमेसी में, बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि लैक ऑफ कोहरेंस। जो चैलेंजेस है पैरा डिप्लोमेसी में उसमें पहला आता है लैक ऑफ कोहरेंस इन फॉरेन पॉलिसी, कि व्हेन स्टेट स्पीक इन डिफरेंट वॉइसेस फ्रॉम सेंटर। तो हो सकता है कि मान लो कोई स्टेट है, आंध्र प्रदेश ही है, उसका कुछ अपना डिप्लोमेटिक सोच होगा, और वही इंडिया लेवल पे एज ए देश लेवल पे इंडिया का डिप्लोमेटिक सोच, दोनों के सोच में डिफरेंस हो सकता है, तो कोहरेंस की कमी हो सकती है, और वो है दिख भी रही है। तो चैलेंज वही है कि लैक ऑफ कोहरेंस है फॉरेन पॉलिसी व्हेन स्टेट्स स्पीक इन डिफरेंट वॉइसेस फ्रॉम सेंटर। लिमिटेड फाइनेंशियल स्पेस है स्टेट का, स्टेट के पास कहाँ से इतना पैसा आएगा। इसके अलावा लैक ऑफ डेटा है, स्टेट के पास इतना डेटा भी नहीं है। और थियरी ऑन इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल एरिना। अब जो दो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, उसमें पहला तो है सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट। सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू सिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, जैसे कि मुंबई और हो चिन मिन जो वियतनाम का है, इनका संबंध जो है। इसके अलावा चेन्नई और जो घंजाऊ चाइना का है वो एक जैसा है। सच अरेंजमेंट्स हैव अलाउड फॉर सीमलेस एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, समस्याएं तो हमने इतनी देखी हैं कि पैसे की कमी है स्टेट्स के पास, इसके अलावा जो है कोहेरेंस की कमी हो सकती है, और भी सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। सो बैलेंसिंग द रोल
बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा लिबरल हो और नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है उनके साथ जो है थोड़ा सा बैलेंस बनाया जाए रोल को लेकर। इसके अलावा इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो थ्रू क्रिएशन ऑफ कैजुअलिटीज इन इंडिविजुअल स्टेट्स, कॉन्सुलेट्स इन इंडिविजुअल स्टेट्स। ठीक है, कॉन्सुलेट्स खुला है, अभी जैसे कि पीएम गए थे फ्रांस में, तो फ्रांस में जाके उन्होंने एक कॉन्सुलेट खोला है। तो वहां पे क्या है कि फ्रांस के एक स्टेट में जाके उन्होंने कॉन्सुलेट खोला है, तो ये बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म सच एज इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 के तहत बिठाना था। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट बिठाते हैं इसको, और इसमें जो रीजनल इश्यूज हैं, सेंटर की जो इश्यूज हैं स्टेट के साथ, वो डिस्कस होती हैं। कंक्लूजन में देखेंगे कि पैरा डिप्लोमेसी जो है, पैरा डिप्लोमेसी इज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज इन इंडिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी डेवलप नहीं किया है। इंडियन स्टेट शुड इंक्रीजिंगली ओवरकम देयर रिलेटिव पैसिविटी इन द फॉरेन रिलेशन, और उनको खुल के आना चाहिए। चलिए अब देखेंगे इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी के बारे में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी के बारे में, इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। क्यों चर्चा में आया, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने रीअफर्म कर दिया इट्स कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। मतलब कि भाई हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी पे कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी होता क्या है, डिफिनीशन से देखेंगे। सो इट इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी टू मेक डिसीजंस independent from external pressure, especially from great powers in the main policy area। कि भाई कोई कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, जैसे कि यूएस, वो हमारे जो डिसीजन मेकिंग है इंडिपेंडेंट होगा, उससे हमारी जो कैपेबिलिटी है डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंटली, उसको हार्म नहीं कर सकता। कोई भी जो है एक्सटर्नल प्रेशर हम पे नहीं लागू होगा, स्पेशली ग्रेट पावर्स जैसे कि यूएस हो गया एंड बाकी जो कंट्रियां हैं। ठीक है, so understanding the strategic autonomy does not call for isolationism। मतलब कि हम आइसोलेट होके ये नहीं दिखा रहे कि हम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, हमारी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। हम पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे खुद के डिसीजन होंगे, लेकिन हम आइसोलेशन में नहीं जाएंगे। इट कॉल्स फॉर ग्रेटर एंगेजमेंट विथ डिफरेंट पावर सेंटर्स रूटेड इन द इन्फॉर्म्ड नेशनल इंटरेस्ट। मोरओवर इट डज नॉट लुक एट फॉरेन पॉलिसी एज अ जीरो सम गेम, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो जीरो सम गेम नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि खाली हमें ही फायदा हो, एक पार्टी है हम लोग, हमें ही खाली फायदा हो, हम ये नहीं सोचते। हम सोचते कि सबको जो है पॉजिटिव गेन हो और सबको हो, सारे जो है उसका गेन का फायदा ले। की पिलर्स जो है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का और उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो इसमें पहला जो पिलर है वो है फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस। भारत का जो, जैसा मैंने बताया ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कि भारत कोई भी फॉरेन पॉलिसी लाएगा वो किसी के इन्फ्लुएंस होकर नहीं लाएगा, इन्फॉर्म डिसीजन होगा खुद के हिसाब से। सो मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी करेंगे वेयर ए बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन टू आइडियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट ब्लॉक्स, जैसे कि रसिया एंड वेस्टर्न ब्लॉक जो जिसे लीड कर रहा है यूएस, इनके इंडिपेंडेंट पे हम काम करेंगे। ठीक है, और इनमें बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी होगी, हम रसिया को भी दुखी नहीं करेंगे, हम यूएस को भी दुखी नहीं करेंगे, और ना ही इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आएंगे। इशू बेस्ड अलाइनमेंट करेंगे। इंडियाज रिलेशनशिप विद इजराइल एंड पैलेस्टीन, ये भारत कहता है कि जो है ना ये टू स्टेट सॉल्यूशन की थियरी हम इसमें मानते हैं, तीसरा स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इंडिया सपोर्ट द टू स्टेट सॉल्यूशन एंड हैज क्रिटिसाइज्ड हमास अटैक ऑन इजराइल सोयल। ठीक है, मिलिट्री सेल्फ रिलायंस की तरफ हमारा जो पॉलिसी होगा कि मिलिट्री में सेल्फ रिलायंस हो। डाइवर्सिफिकेशन करेंगे हम अपने आर्म्स के सप्लायर्स को। भारत आज की डेट में नंबर 1 में रहता है, नंबर 1 इंपोर्ट में रहता है मिलिट्री का आइटम को इंपोर्ट करने में। ठीक है, बहुत सारा खर्चा करता है भारत, इंपोर्ट करके सामान लाया जाता है मिलिट्री का, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी खासी है, डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है।
लेकिन उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं हम लोग जिस लेवल की हमारे को मशीन्स की ज़रूरत है। तो मिलिट्री इक्विपमेंट का जो हम मंगाते हैं वो डाइवर्सिफाइड मंगाते हैं। कुछ आइटम हम रसिया से मंगाते हैं, पहले रसिया से बहुत ज़्यादा मंगाते थे, ओवर इंडिपेंडेंस था इनके ऊपर में। चाहे पिछली आप जहाज़ें देख लो, चाहे आप बाकी सारे आर्मी के इक्विपमेंट देख लो, रसिया से आता था। लेकिन अब हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है और हम फ्रांस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अ, फ्रांस फ्रांस से ज़्यादा हमारा जो है आज के डेट में मिलिट्री डील हो रहा है, सिपरी का रिपोर्ट है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरनेशनल फोरम्स लाइक इंडिया अब्सटेन और श्रीलंका वोट ऑन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, भारत ने बोला कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें, और इसको कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। अवॉइडिंग इंटैंगलिंग अलायंसेस, जो हमारे इंटैंगल्ड अलायंसेस है खराब हो रहे हैं, वो उसको अवॉइड करेंगे जिसके वजह से कोई हानि हो सकती है। जैसे कि यूएस प्रेशर भारत पे आया था कि वो साइड ले साइड ले टू टेक साइड इन रसिया यूक्रेन वार, किसी के तरफ से तो बोले, लेकिन भारत ने बोला नहीं भाई, हम दोनों देशों को ये कह रहे हैं कि जंग कभी भी सॉल्यूशन जो है ना वो बैटल फील्ड में नहीं निकलता है, वो डिप्लोमेसी से ही और नेगोशिएशन से ही निकलता है। इकोनॉमिक सोवेनिटी भी हमारी है, बैलेंसिंग ट्रेड रिलेशनशिप। इंडिया हैज बीन नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ एक तरफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ईयू को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ईयू से भी हमारा एफटीए का जो है डिस्कशन चल रहा है। ब्रिक्सिट हुआ था, ब्रिटेन जब एग्जिट कर गया, यूरोपियन यूनियन से निकला था, तो दो अपॉर्चुनिटी हो गई ना भारत के पास। अभी यूके से भी एफटीए कर सकते हैं और ईयू से भी हम एफटीए कर सकते हैं, तो दोनों को हम बैलेंस बना रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया साइन क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट, ये भी दिखाता है कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन लेते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग एनर्जी बास्केट को। पहले ओवर डिपेंडेंस हो गए थे हम लोग मिडिल ईस्ट पे, गल्फ पे, तो वो जो है डिपेंडेंसी को अब हम लोग कम कर रहे हैं, और हमने अभी डाइवर्सिफाई किया। रसिया जो है अब हमारा आज की डेट में हाईएस्ट सप्लायर है। इसमें कहा जाता है, ग्लोबल एक व्यू है कि भारत ने फायदा उठाया, भारत ने इनडायरेक्टली जो है रसिया को सपोर्ट किया जब उसका जो है चीप फ्यूल उन्होंने ऑयल खरीदा। तो इस तरीके से भारत पर ब्लेम आता है। खैर, लेकिन ये जरूरी है। अब आप अपना इकोनॉमिक फायदा नहीं देखोगे क्या? आपको लगता है कि जो सस्ता मिल रहा है खरीदेंगे, उसमें क्या है? इंडियाज ओन टर्म्स टू रीच नेट जीरो। नेट जीरो हमने 2070 का डिसाइड किया है, ये हमने डिसाइड किया है, ओन डिसीजन है। ठीक है, ओन टर्म पे हमने नेट जीरो कब तक करेंगे हमने डिसाइड किया। 2070 तक कर पाएंगे तो 2070 तक कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बोल देगा कि 2050 तक करो। व्हाट आर द इश्यूज इन द फॉलोइंग इन फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करने में इशू क्या है? तो एक तो इशू ये है कि एक्विजिशन लगाया जाता है ऑफ बीइंग फेंस सिटर विथ रिगार्ड टू इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई आपने एक बाउंड्री खींच दी कि भाई दो स्टेट का जो है सॉल्यूशन होना चाहिए, यही दो कंट्रियां जो है इजराइल और पैलेस्टीन जो है आपस में बैठ के सॉल्यूशन करें, तीसरे देश का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये जो है फेंस सिटर का काम कर रहा है। एलिगेशंस ऑफ फाइनेंसिंग वार्स इन फेवर ऑफ एग्रेसर, मैंने बताया ना कि यूरोपियन पावर्स ने एक्यूज किया भारत को कि भाई आप रसिया को इनडायरेक्टली फंड कर रहे हैं, उसके वार को फंड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो उसका चीप रशियन क्रूड ऑयल है उसको खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंस कर रहे हैं उसे। तो भाई हम क्या डायरेक्ट पैसा थोड़ी दे रहे हैं, हम तो हमें अपॉर्चुनिटी है कि चीप ऑयल खरीद सकते हैं, तो हम चीप ऑयल खरीद रहे हैं, और वो अपना रिसोर्स बेच के पैसा जनरेट कर रहा है। तो ऐसे तो आप किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं ना कि भाई आप वहां से क्यों खरीद रहे हैं, यहाँ से उसको ये फायदा होगा वो फायदा होगा। तो हमारा भी तो देखना है ना हमें। नेक्स्ट देखिए, इमरजेंस ऑफ न्यू एक्सिस। इंडियाज मूवमेंट टुवर्ड्स यूएसए इज लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ रसिया चाइना पाकिस्तान एक्सिस। ठीक है, अभी पहले क्या था कि रसिया से बहुत ज्यादा हम लोग क्लोज थे, रसिया ऑल वेदर फ्रेंड भी था। ठीक है, वहां से हम लोग आर्म्स, हमारे एयरक्राफ्ट सब कुछ खरीदते थे। लेकिन आज के डेट में यूएस से हम लोग बहुत सारा मिलिट्री का डील कर रहे हैं, चाहे वो C-130 का हो, चाहे आप कह सकते हैं C-17 ग्लोब मास्टर खरीद रहे हैं, चीनूक खरीद रहे हैं, अपाचे खरीदा हमने, और ये भी बात चल रही है कि यूएवी वहाँ का हम लोग खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ हम खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक नए एक्सिस को जन्म दे रहा है, क्योंकि रसिया जो है अब देख रहा है कि भारत तो हमारा कुछ खरीद ही नहीं रहा है, तो क्यों ना एक अलग एक्सिस बनाओ, पाकिस्तान को बेचने की कोशिश करूं, चाइना
के साथ जुड़ जाता हूँ, तो रसिया चाइना पाकिस्तान का एक एक्सिस बन रहा है। इसके अलावा रेपुटेशनल डैमेज भी हुआ है भारत को। इंडिया नॉन कंडेमिनेशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विड्रॉल जब उसने किया JCPOA यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि ईरान से रिलेटेड था। ईरान में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत डील हुआ था, ठीक है, यूएस का डील हुआ था कि भाई आप एक काम कीजिए ईरान, आप अपने जो न्यूक्लियर आपने बनाया उसको डी न्यूक्लियराइज कीजिए एक टाइम फ्रेम में, और हमारा बंदा रहेगा, सब कुछ एक एग्रीमेंट था, प्लान ऑफ एक्शन था। उससे अचानक विड्रॉ कर गया। दिस पुश्ड ईरान टुवर्ड्स चाइना, चाइना के तरफ ईरान को जो है झुकने में, क्योंकि सैंक्शंस लगाता रहता है ना यूएस ईरान के तेल के ऊपर, ये सब तमाम चीज। इमरजेंस ऑफ मिनी लेटरल सच एज क्वाड compromises द आइडियल विजन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। तो कई बार क्या होता है ना कि ग्लोबल कोऑपरेशन में एक वाइडर कोऑपरेशन होता है, जहाँ पे बहुत सारे देश शामिल होते हैं, यूनाइटेड नेशन है, इसके अलावा और भी यूएन जो बॉडीज हैं, बाकी WTO है। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्वाड में तो मात्र 4 कंट्रियां हैं, तो ये 4 कंट्रियां जो है यूएस हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई और जापान हो गई, ये छोटी सी इन्होंने एक अलग सा सेपरेटिस्ट टाइप का बना रखा है, जिससे ये लोग कहते तो हैं कि ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मिलिट्री पर्पस नहीं है इसका, ये एक स्ट्रेटेजिक बॉडी है जो कि बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट और रूल बेस्ड जो है इंडो पैसिफिक के लिए काम करेगी। तो लेकिन बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लेम करते हैं कि ये एक तरीके का ना यूनिलैटरल जो है वो ग्लोबल कोऑपरेशन को हार्म पहुंचाएगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इमर्ज कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, भारत इमर्ज कर सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव। इंडिया इज सुटेबली प्लेस्ड टू इमर्ज एज एन ऑल्टरनेटिव टू यूएस एंड चाइना, क्योंकि यूएस एंड चाइना की हेजेमोनी वर्ल्ड में फैली हुई है। चाइना का चाहे डेप्ट ट्रैप हो, और यूएस का जो नेचर है सैंक्शन लगाने का, या फिर जो पूरा एकदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये, एंड ऑल्सो फोकस ऑन रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल साउथ इज इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर। ये हम ऑल्टरनेटिव के तौर पे कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक हेजिंग कर सकते हैं। बैलेंसिंग चाइना involves developing the capacity and linkages to counter China's political and military efforts despite maintaining civil diplomatic ties and trade। तो हम उसके जो चाइना की कैपेसिटी है, उसके चाहे मिलिट्री की हो या पॉलिटिकल कैपेसिटी को मैच तो करें, साथ में उससे डिप्लोमेटिक टाइज भी बना के रखे, ट्रेड भी चलते रहना चाहिए। तो दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंस पे फोकस करना चाहिए, या फिर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए रिस्क को, जैसे कि स्पेशली नीडेड इन क्रिटिकल सेक्टर सच एज डिफेंस, एनर्जी एक्सेट्रा में। एनर्जी में भी बोला जा रहा है कि भाई अपना खुद का इंडिजिनस रिजर्व क्रिएट किया जाए, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिसे कहा जाता है। डिफेंस में भी इंडियनाइजेशन किया जाए, ठीक है, कि भारत का ही डिफेंस जो है सेक्टर वो ग्रो करे, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक हो। फॉलोइंग इंटरनेशनलिस्ट एंड मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी, सच पॉलिसी कैन बी बेस्ड ऑन इशू बेस्ड कोलिशन, जैसे कि ब्रिक्स है, क्वाड है, G20, G7, SCO। प्लेइंग लीडरशिप रोल इन टैकलिंग ग्लोबल चैलेंजेस। अब आपको, अब कहते हैं ना कि ग्लोबली आपको रिकॉग्नाइज होना है तो लीडर बनना पड़ेगा ना। तो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में भारत लीडिंग रोल प्ले करता है, वैसे भारत का खुद का एक्शन प्लान है, सब कुछ है। कनेक्टिविटी में भी आपको खड़े रहना पड़ेगा। टेररिज्म को बार बार क्रिटिसाइज करना होगा, जैसे कि अभी यूएस और इंडिया का जो मीटिंग हुआ था रिसेंटली, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे यूएस में, तो उन्होंने फोकस किया था इस पर, टेररिज्म को हाईलाइट किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई जो है डिसरप्ट ना हो, उसके लिए आप अपने बायलेटरली कह लो, 4-5 कंट्रियों को मिला के कर लो, सप्लाई चेन आपका डिस्टर्ब ना हो। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाएगा भारत, बना भी रहा है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर खोला जा रहा है, स्पेशली थ्रू मॉरिशियस, ठीक है। मॉरिशियस को माना जाता है कि गेटवे है ये अफ्रीका के लिए, भारत का गेटवे है अफ्रीका के लिए। तो ये सब किया जा सकता है। अच्छा, अब आएंगे इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल साउथ, आप देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, ये दिस इज वर्ल्ड मैप, ठीक है। और ये वर्ल्ड मैप में ये जो लाइन है इसको ब्रांट लाइन कहते हैं, ये वाले लाइन को, ये रेड कलर वाली जो लाइन है ब्रांट लाइन कहलाती है, ये वाली। ये जो है ऊपर वाली जो कंट्रियां हैं, नॉर्थ कहलाता है ये, और ये साउथ कहलाता है। तो ये साउथ की जो कंट्रियां, जैसे इसमें देखिए साउथ अमेरिका का पार्ट है,
इसमें यहाँ पे मेक्सिको भी आ जाता है, फिर पूरा अफ्रीका है ये, इसके अलावा इसमें इंडिया है, इसमें आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान भी आ रहा है, और बाकी सब कंट्रियां हैं। इधर आपका चाइना है, ठीक है, चाइना है, एंड इधर आपका जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। तो ये सब कंट्रियां मिला के देखेंगे कि ये सब कंट्रियां कहलाती हैं ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ की खास बात ये है कि ये अंडर डेवलप्ड होंगी, अंडर डेवलप्ड कंट्रियां होती हैं, या फिर डेवलपिंग होगी, या लीस्ट डेवलप होती हैं। तो ये समस्या वाली कंट्रियां हैं थोड़ी सी। इंडिया यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है, भारत को G20 का प्रेसिडेंसी मिला था 2024 का, तो भारत ने इसको बहुत अच्छे से यूज किया था। इंडिया यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी टू चैंपियन द कॉज ऑफ ग्लोबल साउथ, ऑल्सो होस्टेड सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसे VOGSS भी कहते हैं। इंडिया यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी टू चैंपियन द cause of global south, also hosted second voice of global south summit. What is global south now? तो मैंने बता दिया वैसे आपको कि यही global south है। So it refers to the countries often characterized as developing, less developed या फिर underdeveloped कंट्रियां होती है इसमें। These countries are primarily located in the southern hemisphere, देख सकते हैं ये वाला हेमिस्फीयर जो है southern hemisphere ही है, एंड लार्जली अफ्रीका है, इसमें एशिया, लैटिन अमेरिका है, ये वाला लैटिन अमेरिका बोलते हैं इसको, साउथ अमेरिका को। ब्रांट रिपोर्ट आया था 1980 में, जिसने प्रपोज किया था डिवीजन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से। तो ये लाइन बनी थी, ब्रांट लाइन। चैलेंजेस फेस्ड बाय ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ में क्या क्या चैलेंजेस है? बहुत सारे चैलेंजेस है भाई ग्लोबल साउथ को। तो एक तो यहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है ग्लोबल फोरम में, जैसे कि ग्लोबल साउथ से कोई कंट्री ही नहीं है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो। परमानेंट मेंबर में यूएस है, यूके है, फ्रांस है, इसके अलावा जापान है और चाइना है। तो ये जो कंट्रियां हैं, ये पांचों कंट्रियां जो हैं आप देख सकते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं, ग्लोबल साउथ में नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्लोबल नॉर्थ का ही, ग्लोबल साउथ का नहीं है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं ग्लोबल नॉर्थ में, जिसके वजह से इम्पैक्ट करता है वो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, ठीक है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हो रही हैं? जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही हैं वो ग्लोबल नॉर्थ में हो रही हैं, ग्लोबल साउथ में नहीं हो रही हैं। तो वहाँ का जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे इजराइल हमास का हो, मिडिल ईस्ट का हो, जो भी हो, या फिर रसिया और यूएसए का हो, रसिया यूएसए का, तो ये सब असर किसको पड़ता है? असर पड़ता है ग्लोबल साउथ को। जैसे कि यूक्रेन वार हुआ, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिस लेड टू इन्फ्लेशन इन फूड एंड ऑयल प्राइसेस विच एडवर्सली अफेक्टेड कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ। जो पहले इंपोर्ट करते थे यहाँ से, यहाँ पे तो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हो गया, तो इम्पैक्ट किसको हो रहा है? ग्लोबल साउथ को हो रहा है। डाइवर्जिंग अप्रोच ऑफ ग्लोबल नॉर्थ ऑन नॉर्मेटिव इशूज, नॉर्मेटिव इशूज जैसे कि लैक ऑफ कंसेंसस होना ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ में ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यूएसए के हिसाब से डेमोक्रेसी के इंडेक्स में भारत बहुत नीचे आता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के मैटर पे, एजेंडा फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस एक्सेट्रा। ग्लोबल साउथ इज डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज। सबसे ज्यादा असर किसको हो रहा है? जो अमीर है उसको क्या ही दिक्कत होगा, अमीर कंट्रियां हैं, डेवलप्ड नेशन है ग्लोबल नॉर्थ में, ग्लोबल साउथ में क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ पे डिजास्टर्स आते हैं, फ्लड आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि रिसोर्सेस उस तरीके से नहीं है मैनेज करने के लिए। इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स फेवरिंग इंडिया टू एक्ट एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। क्या ऐसे फैक्टर है जो कि भारत को बनाता है एज ए लीडर जो कि ग्लोबल साउथ के वॉइस को रेज करे, ठीक है। सो हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल अपील रहे हैं भारत के, इकोनॉमिक भारत का जो और जियोपॉलिटिकल क्लाउड रहा है, ब्रिज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड। इंडिया लीडरशिप जो है वो नाम के थ्रू, नॉन अलाइन मूवमेंट जो चलाया गया था G77 के थ्रू देखा गया है। हाउ हैज इंडिया पोजिशनड इटसेल्फ एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ? तो गेनिंग गुडविल, भारत गुडविल गेन करता है बाय यूटिलाइजिंग मल्टी डायरेक्शनल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, जैसे कि भारत का वैक्सीन मैत्री जो है, जो कोविड-19 के तहत चलाया गया था, उसमें बहुत सारे लगभग 100 से ज़्यादा देशों को हमने हेल्प किया था। इसके अलावा डेमोक्रेटाइजिंग क्लाइमेट गवर्नेंस इन ग्लोबल एरिनास,
ठीक है, क्लाइमेट गवर्नेंस को डेमोक्रेट किया जाए, सबकी जिम्मेदारी हो। सपोर्टिंग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई पॉल्यूशन तो सबसे ज्यादा कौन फैला रहा है, यूएसए, चाइना, तो उसके हिसाब से ही वो पैसा इसमें जमा करे ना, कि भाई एक्शन में जो पैसा लगेगा, जिस तरीके की एक्शन होगी वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो डेमोक्रेटाइजिंग तभी तो होगा। पुशिंग रिफॉर्म इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन टू मेक देम मोर इंक्लूसिव, जैसे कि डिमांड बार बार भारत करता है फॉर ब्रॉडनिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। इसमें बोलता है भारत की एक तो मुझे दो और कुछ और ग्लोबल साउथ की कंट्रियों को मिलना चाहिए, जैसे कि कह सकते हैं ब्राजील भी इसमें आता है, नाम इसका भी आता है, और भी कंट्रियां हो सकती हैं। प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव अप्रोच ऑन नॉर्मेटिव इशू लाइक डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्लोबल साउथ की कैपेसिटी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ कि भाई जो भारत है अपना एक्सपीरियंस को शेयर करता है। इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तहत इसमें भारत पैसा जमा करता है और हेल्प करता है। शेयर्स इंडियाज एक्सपीरियंसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस विद द ग्लोबल साउथ, क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेटिव डायलॉग। ठीक है, वर्चुअल वॉइस कंडक्ट हुआ था ऑफ ग्लोबल साउथ भारत में। तो इस तरीके से भारत जो है एक अपने आप को लीडर के तौर पर रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल साउथ का। चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडिया के लिए इन लीडिंग द ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ को लीड करने में भारत के लिए पास चैलेंजेस क्या क्या हैं? पहला चैलेंज है बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट वाइल फुलफिलिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते करते भारत अपना जो है कहीं ना कहीं नेशनल हार्म ना कर ले, जैसे कि भारत ने किया भी। इंडिया का रिसेंट बैन जो है राइस के एक्सपोर्ट पे, वो एक ग्लोबल प्रेशर की वजह से ही हुआ था। लिमिटेड रिसोर्सेज टू एडिक्वेटली सपोर्ट कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, भारत के पास भी इतना ज्यादा थोड़ी ना रिसोर्स पड़ा हुआ है कि हालांकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में पांचवें चौथे नंबर पे आता है भारत, पांचवें नंबर पे, लेकिन इतना समस्या भी तो भारत में, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, खर्चे हैं बहुत ज्यादा, तो रिसोर्सेज का कॉन्स्ट्रेंट है। चाइनीज कंपटीशन है, इंटरफियरेंस प्राइमरली इन डेवलपमेंट फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड, डेप्थ डिप्लोमेसी खेलता है चाइना, तो उसको कैसे बैलेंस करें? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? आगे का रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना। इंश्योर किया जा सकता है दैट द कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ आर एक्नॉलेज्ड एंड अकाउंटेड फॉर एट मल्टीलैटरल फोरम्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंडिया का जो 5 पिलर्ड अप्रोच है, फॉर मल्टीलैटरल फोरम्स, उसमें 5 पिलर अप्रोच में क्या क्या है कि 5 धुरियों पे काम करेगा भारत। सम्मान करेगा सबका, रेस्पेक्ट, संवाद करेगा, बात करेगा, डायलॉग करेगा, सहयोग भी करेगा देश विदेश को, शांति, पीस एंड समृद्धि। ये 5 पिलर्ड अप्रोच बोलते हैं, 5S भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि शामिल है। डेवलप की जाए सिनर्जी इन ग्लोबल साउथ ऑन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड रिसोर्स बाय इन्वेस्टिंग इन कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रिफॉर्म किया जा सकता है ग्लोबल ट्रेड को, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर ग्लोबल साउथ। एग्जाम्पल के तौर पे रिफॉर्म होना चाहिए WTO में। इंडिया का जो प्रपोजल है, इंडिया हैज कॉल्ड फॉर ग्लोबल एजेंडा ऑफ 4 Rs। अब ये 4R क्या है? इसमें भारत कहता है कि रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हम लोग, रिस्पॉन्डिंग टू द प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ CBDR, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कि कौन कितनी जिम्मेदारी लेगा। इसके अलावा रेस्पेक्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस, किसी पे इंटरफेयर ना करो भाई, उसकी सोवरेन है तो सोवरेन रहने दो। एंड रिफॉर्म कर सकते हैं, रिफॉर्मिंग इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक UN में कर सकते हैं, WTO में कर सकते हैं, टू मेक देम मोर रिलेवेंट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया एज अ ग्लोबल यूनिफायर। क्यों चर्चा में आया? बिकॉज द थीम फॉर G20 की जो प्रेसिडेंसी थी वो रखा गया था वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो आइडिया जो है ये वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? इसका जो मीनिंग होता है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इट अफर्म्स द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ, वो चाहे लाइफ ह्यूमन की हो,
चाहे एनिमल की हो, चाहे प्लांट की हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लानेट अर्थ एंड इन द वाइडर यूनिवर्स। क्योंकि एक ये क्या है ना, एक सबका सहयोग से ही इन्वायरमेंट बनता है। आप किसी भी चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि सॉइल बैक्टीरिया हो गया या फिर डिकम्पोजर्स हो गए, सबका रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि सिग्निफिकेंस क्या है वसुधैव कुटुंबकम का, इस आइडियोलॉजी का, फॉर ग्लोबल यूनिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज वन फैमिली। सो इट, पहला जो है इसमें वो है इनकरेजेस ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्रेस, ए शेयर्ड फ्यूचर, वन फ्यूचर। ठीक है, ये क्या कहता है, वन फैमिली बोल रहा है, तो यानी कि ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्रेस होगा, शेयर्ड फ्यूचर होगा, एक फ्यूचर होगा। इट ओवरकम द अस वर्सेस देम, अस वर्सेस देम मेंटालिटी, कि हम सिर्फ अपनी खुद के बारे में ना सोचें, सबके बारे में सोचें। नेक्स्ट कहता है कि इंक्लूजन बाई एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी एंड नॉट इम्पोजिंग यूनिफॉर्मिटी, कि भाई आप अपनी चीज थोप नहीं सकते सब पे। ठीक है, कहने का मतलब है कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो ग्लोबल साउथ की डाइवर्सिटी हो, ग्लोबल नॉर्थ की, सब एक साथ आए, सब एक दूसरे की डेवलपमेंट के बारे में सोचे। And next one is cooperation for resolving problems associated with global commons. ग्लोबल कॉमन्स की जो प्रॉब्लम है, वो चाहे नॉर्थ की हो चाहे साउथ की हो, वो एक साथ आके सॉल्व की जाए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर पॉवर्टी हो गई, है ना, या फिर इनइक्वालिटी हो गई। It takes forward the idea of ideological harmonization. It takes forward the idea of ideological harmonization on the value like equality, non-violence, etc. So, how India is acting as a global unifier through this ideology? How India is acting as a global unifier through this ideology? So, environment conservation एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें भारत, विथ मिशन लाइफ, लाइक इसका जो फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। एंड भारत का जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट है, जो 2070 में हमने लिया है कि कम नेट जीरो अचीव कर लेंगे। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हम दूसरे देशों को भी, हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू अडॉप्ट, बिल्ड एंड स्केल डीपीआई। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन का है, थ्रू इनिशिएटिव सच एज आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल कंट्रियां हैं इसकी मेंबर्स होती हैं। एंड अभी 100 से ज़्यादा इसमें मेंबरशिप हो चुका है। भारत और फ्रांस ने इसको स्टार्ट किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लीड रोल प्ले करता है भारत, इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही है, गुरुग्राम में। एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी भारत का बहुत बड़ा रोल है। इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, सो वी हैव पुश्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, और हमारे ही इस पुश के वजह से इंक्लूजन हो गया है G20 में। अभी अफ्रीकन यूनियन का एक परमानेंट मेंबर बन गया है अफ्रीकन यूनियन G20 का। कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हम काफ़ी फोकस करते हैं, लाइक डेटा फॉर डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ। कल्चर, भारत का कल्चर डाइवर्सिफाइड है। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी प्रोवाइडेड ग्राउंड फॉर showcasing unique and diverse cultures from the different region। भारत का, चाहे वो बिहार हो, चाहे भारत में आप डाउन साउथ चले जाओ या फिर नॉर्थ चले जाओ, कहीं भी, हर जगह का हमने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी के थ्रू कल्चर दिखाया है वर्ल्ड को अपना। इंडिया का डेवलपमेंट कोऑपरेशन, अगला टॉपिक होगा इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन। हम खुद के बारे में सिर्फ नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि पूरा जो भी ग्लोबल में जितनी वर्ल्ड में जितनी कंट्री है वो सब ग्रो करे। सो इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है, इट हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हम दूसरे देशों के बारे में खूब सोचते हैं। इंडियाज अप्रोच इज शेप्ड बाय इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, भारत का जो अप्रोच रहा है वो भारत के स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसमें कितनी दुख दर्द हमने देखी है, एंड सॉलिडिटी हमने दिखाई थी। जैसे कि बर्मा को हमने आज़ाद करवाया था, हमने बोला था कि भाई बर्मा को इंडिपेंडेंट, हम आज़ाद होते ही इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। तो वो जो सॉलिडिटी हमने दिखाई थी, लाइक जो उस समय की कोलोनाइज्ड नेशन थी भारत की तरह, उनके साथ। द फर्स्ट एफर्ट टू शेप ए फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन वाज इन 2003 with the announcement of India's development initiative।
उसके बाद क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम लाया गया, जिसे आइडियाज बोलते हैं इन शॉर्ट, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, जिसमें भारत मदद करने लग गया बहुत सारे देशों को उनके डेवलपमेंट के लिए। 2005 में लाया गया था क्रेडिट लाइन के लिए कि भारत पैसा देगा। 2007 में हालांकि इसे सस्पेंड कर दिया गया था आईडीआई को, ठीक है, इंडिया जो इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया डेवलपमेंट कोऑपरेशन आईडीआई, एंड अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ इंडिया इंटरनेशनल। ये जो आईडीआई मतलब इंडियन डेवलपमेंट इनिशिएटिव को सस्पेंड किया गया था और घोषित किया गया था कि भाई सेटअप किया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, जो कि हो भी गया था 2007 में सेटअप, विच नेवर टुक ऑफ, लेकिन ये कभी भी हुआ नहीं। इन 2000 मतलब ये काम नहीं कर पाया। इन 2012 गवर्नमेंट क्रिएटेड डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब हम देखेंगे एफर्ट्स बाय इंडिया इन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, भारत का जो है एफर्ट क्या क्या रहा है डेवलपमेंट कोऑपरेशन में। तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम भारत ने लॉन्च किया था, ठीक है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम भारत ने लॉन्च किया था, सपोर्ट्स शेयरिंग ऑफ इंडियन डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस विद द पार्टनर कंट्रीज। भारत ने किस तरीके से डेवलप किया है उसके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए ये किया गया था दूसरे देशों के साथ। कंसेशनल लाइंस ऑफ क्रेडिट के लिए सेटअप किया गया था टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ $34.4 बिलियन टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको सपोर्ट करने के लिए लाया गया था। इसके अलावा ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट्स एग्रीगेटिंग अराउंड $4 बिलियन। इसके अलावा इंडिया सप्लाइड 162.43 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन अंडर कह सकते हैं कि जो वैक्सीन मैत्री स्कीम के तहत, इसको वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। 97 कंट्रीज को हमने दिया एंड 2 यूएन एंटिटीज को भी दिया। इंडिया का डेवलपमेंट कोऑपरेशन क्या है अभी देख लेते हैं। सो इंडिया डेवलपमेंट जो कोऑपरेशन है, इंडिया का जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉडली बेस्ड ऑन द साउथ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। मैंने बताया था कि ग्लोबल साउथ जो है उसमें जो साउथ की बाकी जो कंट्री हैं उनको हेल्प करना, ऑल्दो क्योंकि ऊपर वाली तो ऐसे ही अमीर हैं, ठीक है, ऑल्दो लेस देन 1% ऑफ इंडियाज बजट, जो भारत क्रेडिट लाइन के तौर पे देता है वो भारत के बजट का मात्र 1% ही है। दिस इज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन व्हेन कंपेयर टू अदर हाई इनकम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इतना पैसा कमाता है, उसकी जीडीपी इतनी बड़ी है, बट फिर भी उससे ज़्यादा पैसा हम लोग खर्च करते हैं इस फील्ड में। द डीपीए is responsible for the overall management, coordination and administration of India's development partnership। तो 5 मोडालिटीज है इंडिया के डेवलपमेंट कोऑपरेशन की। पहला है उसमें कंसेशनल फाइनेंस करेंगे कि मतलब पैसा देंगे सस्ते दरों पे देंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी शेयर कर देंगे, भाई हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हमें सक्षम बना रही है उन लोगों को भी शेयर कर दो। कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे बहुत सारे देशों में ताकि वो भी ट्रैक पे आ जाएं इकोनॉमिक गेन के। ग्रांट दे देंगे एंड ट्रेड वेयर इन ड्यूटी फ्री ट्रेड, बहुत सारे देशों को जो मतलब डेवलप नहीं कर पा रहे हैं उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करा देंगे एंड कोटा फ्री एक्सेस देंगे इंडियन मार्केट में, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें? वे फॉरवर्ड में टेलरिंग अप्रोचेस हो सकती हैं। टेलरिंग अप्रोचेस का मतलब है इंश्योरिंग डेवलपमेंट एफर्ट्स आर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड डिमांड ड्रिवन, ठीक है। टेलरिंग अप्रोच में क्या हो सकता है? इंश्योरिंग डेवलपमेंट एफर्ट्स आर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड डिमांड ड्रिवन। एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस इंडियन एजेंसीज। इसके अलावा इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म को लाया जा सकता है, इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म को लाया जा सकता है बाय फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू वेज टू फंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाइक इंडिया यूनियन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। इसमें भारत पैसा जमा करता है। डिजास्टर रेजिलियंस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भारत कर सकता है और स्ट्रेंथन कर सकता है रैपिड रिस्पांस को खर्च करके, कैपेबिलिटीज उसकी बढ़ा सकता है। लॉन्ग टर्म रेजिलियंस थ्रू एस्टेब्लिशिंग डेडिकेटेड फंड, ताकि डिजास्टर रिलीफ में, डिजास्टर डिप्लोमेसी में भारत काफ़ी आगे निकल जाए। और अब आगे बढ़ेंगे, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी देखेंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी दोनों एक साथ प्ले करती हैं, ठीक है। कल्चरल डिप्लोमेसी इज पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर, यू कैन कॉल इट। सो रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिव्यू किया था एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑन इट्स रिपोर्ट इंडियाज सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी प्रोस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशंस,
क्या होती है ये सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी? तो सॉफ्ट पावर को अगर डिफाइन किया जाए तो कहा जा सकता है कि इट इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अदर्स मतलब कि अदर नेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अपील एंड थ्रू, कैसे होता है? थ्रू अपील होता है, अट्रैक्शन होता है, यूजिंग नॉन कोअर्सिव मींस। अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कल्चरल डिप्लोमेसी यूज कर सकते हैं। So cultural diplomacy is the exchange of ideas, information, art, language and other aspect of culture among nations and peoples in order to foster mutual understanding। ठीक है, हम अपना जो भी कल्चर है, जैसे कि कल्चर इज कंपोजिट थिंग, इट इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, आर्ट, लैंग्वेज एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके। फॉर इंस्टेंस द ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग राम लीला इज स्टिल कैरिड आउट इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे जो इंडेंचर्ड लेबर गए थे, भारत से ले जाए गए थे प्लांटेशन वर्क के लिए, वो वही रह गए थे। तो उनकी जो कल्चर है आज भी एग्जिस्ट करती है बाय इंडियन डायस्पोरा हु माइग्रेटेड टू द आइलैंड एज इंडेंचर्ड लेबरर्स फ्रॉम इंडिया। अब देखेंगे कमिटी ऑब्जर्विंग अबाउट स्मार्ट पावर एंगेजमेंट ऑफ इंडिया। तो स्मार्ट पावर क्या होता है? स्मार्ट पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर। स्मार्ट पावर क्या है? दोनों को कॉम्बिनेशन बना दिया, हार्ड पावर का, सॉफ्ट पावर का, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इन ए वे दैट दे कैन इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली कंट्रीब्यूट टू अचीव द कंट्रीज गोल। ठीक है, ये इफिशियंटली भी करेगा और इफेक्टिवली अचीव करेगा। स्मार्ट पावर क्या है? हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का कॉम्बिनेशन है। According to Ministry of External Affairs, smart power is the most representative of India's current interaction with the world। सबसे ज्यादा सुटेबल है ये। In the age of interconnectivity and dependence, smart power is future। सॉफ्ट पावर से ज्यादा बेटर होगा स्मार्ट पावर। The Ministry of External Affairs had highlighted the four key issues. The Ministry of External Affairs has highlighted the four key issues inhibiting effective conduct of soft power and cultural diplomacy। वो क्या क्या है? 4 पॉइंट वो देख लेंगे। Ministry of External Affairs had highlighted the four key issues inhibiting effective conduct of soft power and cultural diplomacy। पहला क्या है? Lack of timely adequate budget allocation। Lack of timely adequate budget allocation। दूसरा क्या है? Need for greater coordination and consultation among the multiple institutions both in government and private sector engaged in conduct of cultural and soft power। ठीक है। थर्ड क्या है? शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मोटिवेटेड मैन पावर। हमारे पास स्किल्ड, मतलब स्किल की तो कमी नहीं है भारत में, लेकिन उस लेवल का जो स्किल चाहिए, जैसे कि इंडियन मिशंस में चाहिए, जो पोस्ट अब्रोड की है वहां पे स्किल की थोड़ी कमी देखी जा रही है। लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द मैंडेट ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसके मैंडेट में भी क्लैरिटी की कमी देखी गई है। एंड absence of a national policy often result in ad hoc unsustainable measures। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, 4 प्रॉब्लम। लैक ऑफ टाइमली एडिक्वेट बजट एलोकेशन, पैसे की कमी, नीड फॉर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी, कंसल्टेशन की कमी मल्टीपल इंस्टीट्यूशन के साथ, इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मोटिवेटेड मैन पावर, लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट मैंडेट ऑफ ICCR, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। नेक्स्ट देखते हैं रिकमेंडेशन क्या क्या दिया इस कमेटी ने। इस कमेटी का रिकमेंडेशन क्या क्या है वो देख लेंगे। तो इन्होंने कहा कि डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट लेके आइए, किस चीज के लिए? ताकि डिलिनिएट किया जा सके इंडिया का सॉफ्ट पावर टूल बॉक्स एंड द मैनर इन विच इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड अब्रोड। फिर इन्होंने कहा कि रीस्ट्रक्चर होना चाहिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो है उसका, क्योंकि इसमें देखा गया कि लैक ऑफ मैंडेट की कमी है ना, क्लैरिटी की कमी है। बाई तो क्यों, कैसे किया जा सकता है? बाई इंक्रीजिंग द ICCR's बजटरी एलोकेशन, इसमें 20% एटलीस्ट हाइक होना चाहिए, ये बोला गया था। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी लेके आइए बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ICCR एंड अदर लाइन मिनिस्ट्रीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इंटरैक्टिंग विद द डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा बाहर है उसके साथ इंटरैक्ट कीजिए
और उनसे जानिए कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं और क्या उसको कैसे उस कंट्री को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. फॉर्मुलेटिंग ए मैकेनिज्म टू प्रोएक्टिवली इंटरेक्ट विद द इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टूल्स क्या क्या हो सकती हैं? टूल्स ऑफ इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी. टूल्स क्या क्या हो सकती है? टूल्स ऑफ इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी. नंबर 1, योगा. यूनाइटेड नेशंस ने अप्रूव किया है 21 जून को, काफी समय से हो गया ये तो, एज ए इंटरनेशनल योगा डे. ये भारत का ही इन्फ्लुएंस है, इंडियाज इन्फ्लुएंस है ये. एंड ये टूल है इंडिया के कल्चरल डिप्लोमेसी का. और इसके अलावा देख सकते हैं कि इंडियन सिनेमा, इट हैज़ ह्यूज ऑडियंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, खासकर दुबई वगैरह में, यूएई में एंड लाइक माइंडेड वैसी कंट्रियों में. India's values and tolerance are seen as largely positive in nature. India's values and tolerance are seen as largely positive in nature because India एक tolerant country है, tolerant है, इसीलिए तो कम जो है यहाँ पे गृह जो है समस्याएं हैं. इसके अलावा इंडियन कुजीन, भारत का खाना, आहा लोग फैन हो जाते हैं. इंडिया विथ इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी इज होम टू ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ कुजीन. इसके अलावा टूरिज्म, भारत में बहुत सारे देश विदेश के जो है टूरिस्ट आते हैं डिफरेंट साइट्स पे. सो इट हेल्प इन कनेक्टिंग पीपल एंड कल्चर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कल्चरल डिप्लोमेसी के टूल्स हो सकते हैं. इसके अलावा जो मैंने वे एड में कहा था कि फोकसिंग ऑन रिलीजियस एंड मेडिकल टूरिज्म बाय अडॉप्टिंग मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच बाय बिल्डिंग द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड एक्सपर्टीज. तो ये आप एक कर सकते हैं किस फील्ड में? सॉफ्ट पावर के फील्ड में. अब देखते हैं इंडियन डायस्पोरा एट ए ग्लांस. भारत के लोग जो माइग्रेट कर गए, भारत के जो लोग माइग्रेट कर गए इंडियन डायस्पोरा, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्हें इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है. तो वही लिखा गया है कि द इंडियन डायस्पोरा इज ए जेनरिक टर्म टू डिस्क्राइब द पीपल एंड देयर डिसेंडेंट्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडियन टेरिटरीज. लेकिन है तो भारतीय ही ना, तो ओरिजिन तो यही करा है. तो इसमें क्या है, इनके साथ डायस्पोरा जो है इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो जो इंडियन डायस्पोरा है ये सर्व करता है एक ट्रांसनेशनल लिविंग ब्रिज. कि भाई आपके लोग यूएस में जब खड़े होते हैं, पीएम मोदी जी जाते हैं, तो उस देश को भी, यूएस को भी लगता है कि भाई साहब ये सपोर्ट है अपने पीएम के लिए इनका. तो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग. तो डायस्पोरा सर्व एज द ट्रांसनेशनल लिविंग ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड ईच वन ऑफ देम इज कंट्रीज ब्रांड एम्बेसडर. इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन विथ ओवर 31 मिलियन, मतलब कि 3 करोड़ के आसपास आबादी जो है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी जो है डायस्पोरा भारत का वर्ल्ड में फैली हुई है. इंक्लूडिंग 13 मिलियन नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं और 18 जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स है. ठीक है, 18 मिलियन. तो टोटल कितने हो गए? 31 मिलियन. मेजर कंट्रीज जहाँ पे ये डायस्पोरा रहता है उसमें यूएई है, यूएसए है और सऊदी अरेबिया है. मेजर कंट्रीज जहाँ पे ये डायस्पोरा फैला हुआ है इंडियन डायस्पोरा, वो यूएई है, यूनाइटेड अरब इमिरेट कहते हैं, यूएसए है और सऊदी अरेबिया है. और इंडिया जो है इन डायस्पोरा से जो पैसा कमाता है, आता है रिमिटेंसेस के तौर पे, वो काफ़ी ज़्यादा आता है. इंडिया रिसीव्ड remittances ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $111 बिलियन. 2022 का डेटा है. फर्स्ट कंट्री है जो कि यूएस डॉलर 100 बिलियन क्रॉस कर लिया है, भारत. ठीक है, तो ये है डायस्पोरा का फायदा. अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये इंडियन डायस्पोरा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, फ्लो ऑफ बिजनेस आइडियाज होते हैं, टेक्नोलॉजीज का भी फ्लो होता है, ब्रिंग डाउन डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन केस ऑफ वेस्ट एशिया. इकोनॉमिक इसका सिग्निफिकेंस है, दैट इज फ्लो ऑफ बिजनेस आइडियाज, टेक्नोलॉजीज ब्रिंग्स डाउन डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन केस ऑफ वेस्ट एशिया. डायस्पोरा डिप्लोमेसी काफी इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कंक्लूजन ऑफ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील्स. ठीक है, डायस्पोरा डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया था इसने रोल, जब इन्होंने कंक्लूड करवाया था किस चीज का, इंडो यूएस जो न्यूक्लियर डील था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी काम आई थी. इसके अलावा डिफ्यूजन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर्स, जैसे कि योगा एक योगा डे 21 जून तो सब जानते ही होंगे, भारत की देन है. आयुर्वेदा फैला हुआ है वर्ल्ड में, लोग भारत में आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए. इंडियन कुजीन, बैप्स हिंदू टेम्पल जो कि यूएई में खुला अभी,
वो भी दिखाता है कि एक मुस्लिम कंट्री में हिंदू टेम्पल खोल दिया गया। तो ये इंडियन डायस्पोरा का एक इफेक्ट वहां पे देखने को मिला। डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री सिलिकॉन वैली यूएसए में जो डेवलप हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे इंडियन डायस्पोरा ने। जब वो काम करते हैं वहां पे इफेक्टिवली इसको डेवलप कर रहे हैं। स्टेप्स टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा को फर्दर डेवलप करने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए क्या क्या भारत सरकार ने स्टेप्स लिए हैं वो देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ही ओपन कर दी है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स कहा जाता है। इसके अलावा भारत ऑर्गेनाइज करता है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन को जो है महात्मा गांधी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा स्वर्ण स्वर्ण प्रवास योजना लाया गया है, प्रोमोटिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन वर्कर्स अब्रोड। तो डिफरेंट कंट्रियों के साथ टाई अप करके भारत जो है प्रोमोट करवाता है एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन वर्कर्स अब्रोड। इसके अलावा भारत सरकार ने साइन किया है ऑफ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज। न्यू एम्बेसीज खोली जा रही हैं लैटिन अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज में, ये भी हेल्प करेगा। डिस्ट्रेस एड्रेसल किया गया है, जैसे कि मदद पोर्टल है, इसमें कोई भी अगर इंडियन डायस्पोरा का बंदा बंदी जो भी है अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मदद पोर्टल पे अपना उसको मेंशन कर सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड लाया गया है ताकि भारत की कम्युनिटी जो बाहर रहती है उनके वेलफेयर के लिए कुछ किया जाए। अब इसमें चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डायस्पोरा। क्या क्या चैलेंज फेस कर रही है इंडियन डायस्पोरा? तो पहली चैलेंज जो है वह वेस्ट एशिया जो है वहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव कफाला लेबर सिस्टम जो है, वेस्ट एशिया का जो एक्सप्लॉयटेटिव कफाला लेबर सिस्टम है वो उसके वजह से दिक्कतें आती हैं मुस्लिम कंट्रियों में जो जाते हैं वेस्ट एशिया में, सऊदी अरेबिया वगैरह में, जैसे कि। इसके अलावा निताकत लॉ एम्स टू रिप्लेस ओवरसीज वर्कर्स विद लोकल्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या चल रहा है, निताकत लॉ लाके कहा जा रहा है कि ओवरसीज जो वर्कर्स है ज़्यादा हो गए, इनको हटा के लोकल्स को काम दिया जाएगा। यूएस कनाडा और यूके में अलग तरीके की समस्याएं हैं, यहाँ पे ये प्रोटेक्शनिज्म अपना रहे हैं। एंड स्ट्रिक्टर H1B जो वीजा का सिस्टम है यूएस का, इसको अप्लाई करके 1 सवा साल वेट करना पड़ता है बंदे को इस वीजा पाने के लिए भारत का, ये यूएस का अगर कोई भारतीय है तो। रिवाइज्ड वीजा नॉर्म्स इन यूके पोस्ट ब्रेग्जिट, ये भी मुश्किल हो गया है थोड़ा सा। जनरल इकोनॉमिक इश्यूज भी चलते हैं, जैसे कि वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, जो जिस कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स के साथ बंदा जाता है उसका वायलेशन भी देखा जाता है। एडवर्स वर्किंग कंडीशंस हैं उन कंट्रियों में। अदर इश्यूज भी हैं, जैसे कि रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, जेनोफोबिया, क्रिमिनलाइजेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ह्यूमन राइट वायलेशन, ये सब झेलना पड़ता है। आप अपना देश छोड़ के जा रहे हो ना, तो बहुत सारे देश ऐसे आपको हॉस्पिटैलिटी नहीं देंगे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, नेगोशिएट किया जा सकता है स्टैंडर्ड लेबर एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट विद द होस्ट कंट्रीज। एंड इसके अलावा जो है कंपल्सरी इंश्योरेंस स्कीम उनके लिए हो, कवरिंग द रिस्क फेस्ड बाय ओवरसीज वर्कर्स, मॉनिटरिंग ओवरसीज वर्कर्स बाय मिशंस। इसके अलावा सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोजेक्ट्स टू बी सेट अप बाय एनआरआई एंड पीआईओस। इसके अलावा इशूइंग स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स फॉर अट्रैक्टिंग नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस एंड पब्लिक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट ऑन द लाइंस ऑफ इजराइल बॉन्ड्स, ये सब भी हो सकता है। कंक्लूजन में देखेंगे दैट ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी डज सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रिज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिमिटेंसेस टू इंडिया। भारत में जो ओवरसीज जो सिटीजन रहते हैं, भारत में पैसा भेजते हैं, भारत के लोग जो जाते हैं कमाते हैं वो भारत में भेजते हैं, एनआरआईज वगैरह, तो उनका जो पैसा होता है काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया था ना कि 111 बिलियन डॉलर इस 2022 में ये आया है। पहली कंट्री बनी भारत जो कि 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर लिया। सो द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज द एनुअल रिपोर्ट जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ठीक है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। इसके हिसाब से जो रिमिटेंसेस आए हैं, रिमिटेंसेस भारत में, वो देख लेते हैं। भारत जो है लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रिमिटेंसेस का वर्ल्ड में। अब देखिए 2023 का डेटा आ गया यहाँ पे, मैंने 111 बिलियन डॉलर बताया था, ये 2022 का डेटा था। अब जो है 2023 का डेटा देखेंगे तो इंडिया रिसीव्ड एन एस्टिमेटेड 125 बिलियन डॉलर।
in remittances in 2023. According to UN, around 18 million Indians now live in overseas. ठीक है, सोर्स कंट्रीज कहाँ कहाँ से पैसा आता है, ये देखो 18 मिलियन इंडियंस है जो कि मतलब है भारतीय, बस काम कर रहे हैं बाहर। वैसे तो टोटल डायस्पोरा जो है 31 मिलियन का, जिसमें 13 मिलियन ऐसा है जो कि नॉन रेसिडेंस है। ठीक है, मतलब अब वो सिटीजनशिप दूसरे देश का ले लिया है, बट 18 मिलियन का सिटीजन जो है वो भारतीय है बट बाहर कमा रहा है। सोर्स कंट्रीज रिमिटेंसेस जो आते हैं सबसे ज्यादा यूएस, यूके, सिंगापुर, ये तीनों मिला के ये हाई स्किल्ड माइग्रेंट होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर आईटी इंजीनियर्स, ये सब लोग जाते हैं। दे कलेक्टिवली अकाउंट फॉर 36% ऑफ द टोटल रिमिटेंसेस। ये वाइट कॉलर जॉब करते हैं, वाइट कॉलर जॉब वाले होते हैं। यूए इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिमिटेंसेस टू इंडिया। यहाँ पे यूएई वगैरह में क्या है, ब्लू कॉलर वाले लोग होते हैं, लेबर वगैरह जाते हैं। यूएस के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है, अकाउंटिंग 18% ऑफ द टोटल रिमिटेंसेस। की ड्राइविंग फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ इन रिमिटेंसेस। रिमिटेंसेस के में क्या जो फैक्टर्स है जो कि इसको इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, दैट इज ईजिंग ऑफ हिस्टोरिकल टाइट लेबर मार्केट। ईजिंग ऑफ हिस्टोरिकल टाइट लेबर मार्केट एक वन ऑफ द रीजन है इन यूनाइटेड स्टेट्स। हालांकि टाइट लेबर मार्केट को ईज किया, बट वीजा सख्त कर दिया है। H1B जो वीजा है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन यूरोप। एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ हुआ है तो ज़्यादा लेबर चाहिए, रिफ्लेक्टिंग एक्सटेंसिव लेवरेजिंग ऑफ वर्कर रिटेंशन प्रोग्राम। इसके वजह से थोड़ा सा बढ़ा है रिमिटेंसेस। अब आइए बात कर लेते हैं significance of remittances for India. It enabled increased saving and demand in economy, definitely funding fiscal deficit, क्योंकि ये डॉलर में पैसा भेजते हैं, तो डॉलर में जब पैसा आएगा तो आपका फिजिकल डिफिसिट होता है तो उसको बैलेंस कर देगा। एंड प्रोवाइड क्रिटिकल सपोर्ट टू बैलेंस अ पेमेंट क्राइसिस वगैरह, जैसे कि ताजिकिस्तान। रेमिटेंसेस फ्लोज रिप्रेजेंट 48% ऑफ जीडीपी। ताजिकिस्तान का टोटल जीडीपी का 48% तो रेमिटेंसेस से आता है। It improve country credit worthiness also by improving country's sovereign ratings and its ability to repay debt। क्योंकि चूंकि पैसा डॉलर में आता है तो आसानी से डेप्ट पे कर सकते हैं हम लोग, और ये जो है क्रेडिट वर्थिनेस को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है। लेकिन इस फील्ड में कंसर्न्स भी हैं। क्या क्या कंसर्न्स हैं देख लेते हैं। कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द रिमिटेंसेस। नंबर 1, रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स ली जाती हैं बहुत सारी कंट्रियों के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि इंटरनल चेक्स हो रही हैं आज की डेट में। बॉर्डर्स जो है यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज है वहां पे, खासकर जर्मनी हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पे इंटरनल चेक करके देखा जाता है कि कोई इलीगल तो नहीं है, किसी का वीजा तो नहीं एक्सपायर हो गया, ऐसा देखा जाता है। हाई रिमिटेंसेस कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि जो पैसा कमा के डॉलर में यहाँ भेजा जाता है वो बैंक जो है, अगर आप बैंक के थ्रू भेजोगे तो एवरेज आपको 12% पैसा तो वही काट लेता है। वही अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हो तो 7% काटता है, और मोबाइल ऑपरेटर सबसे सस्ते पड़ते हैं, फिर भी 4.1% पैसा कट जाता है। हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ है। डिक्लाइन इन रियल इनकम फॉर माइग्रेंट्स इन 2024 इन द फेस ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन। अब जिस देश में रह रहा है बंदा तो वो काम कर रहा है वहाँ पे, उसकी उसी देश की महंगाई से अफेक्ट होगा ना, वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है तो वो उसको अफेक्ट कर रही है। अदर कंसर्न्स है जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ब्रेन ड्रेन। भारत से लोग जा रहे हैं, मतलब भारत का टैलेंटेड पूल जो है, टैलेंटेड दिमाग जो है वो ड्रेन हो रहा है, दूसरे देश में चला जा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंकरेजिंग रेमिटेंसेस फ्लो थ्रू फॉर्मल चैनल्स टू बोल्स्टर reserves and increase the foreign exchange available to the banking system। लेबर मार्केट एंड सोशल प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसीज हैं इन होस्ट कंट्रीज, उसको जो है इंक्लूसिव करना पड़ेगा माइग्रेंट के हिसाब से। इसके लिए भारत सरकार उन पे थोड़ा सा प्रेशर डाले। remittances serve as the vital lifeline for the developing countries। डायरेक्टली मोबिलाइज किया जा सकता है डायस्पोरा फाइनेंसेस को थ्रू डायस्पोरा बॉन्ड्स बना के, कि भाई भाई आप वहाँ पे खरीद लो गवर्नमेंट का बॉन्ड डायस्पोरा बॉन्ड के तौर पे, और जो है इससे डायरेक्ट मोबिलाइज किया जा सकता है। डायस्पोरा बॉन्ड कैन बी स्ट्रक्चर्ड टू डायरेक्टली टैप डायस्पोरा सेविंग हेल्ड इन फॉरेन डेस्टिनेशंस। एज ऑफ सितंबर 2023 जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, डिपॉजिट्स इन इंडिया अमाउंटेड $143 बिलियन, विच इज अ ह्यूज अमाउंट अगेन। आइए बढ़ेंगे, अब देखते हैं लेबर रूल्स फॉर वर्कर्स अब्रोड। तो चलिए हम देखेंगे लेबर रूल्स फॉर वर्कर्स अब्रोड। ठीक है,
जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं अब्रॉड में उनके लिए क्या रूल्स हैं। सो ट्रेड यूनियन हैव अपोज्ड यूपी, क्यों न्यूज़ में आया ये चर्चा क्यों में आई, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो है they have opposed UP and Haryana government recruitment of workers to work in Israel primarily for construction activities। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार रिक्रूट कर रही है वर्कर्स को इजराइल भेजने के लिए कि भाई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम करेंगे। मीजर्स टेकन बाय इंडिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। ठीक है, पहला जो मीजर है वो है बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल अरेंजमेंट। इंडिया हैज साइंड लेबर मैन पावर एग्रीमेंट एलएमएस बोलते हैं विद 6 वेस्ट एशियन कंट्रीज लाइक कुवैत, ओमान वगैरह के साथ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम्स भी भारत लेके आई है इनके लिए। नेशनल पेंशन स्कीम में इनको जोड़ा गया है। एनआरआईज को इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड बनाया गया है। इसके अलावा इंडिया हैज साइंड ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन 2018 में। ठीक है, सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, क्योंकि माइग्रेशन में बहुत सारा लोचा है। आप सुनते होंगे ना कि फ्रॉड हो गया, 1 करोड़ रुपए दिए कनाडा जाने के लिए, यूएस जाने के लिए, और वो जा ही नहीं पा रहा है। गया तो वहाँ पे तुरंत उनको 2 महीने में ही वापस भेज दिया, किस तरीके का भी होता है। तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड कह सकते हैं कि रेगुलर माइग्रेशन के लिए लाना चाहिए। एडिशनली द प्रोजेक्ट प्रोमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल प्रोफेशनल, जिसे प्रयास कहा गया है। ठीक है, एडिशनली द प्रोजेक्ट प्रोमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन, जिसमें गवर्नमेंट असिस्ट करेगी फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल को माइग्रेट करने में। दिस वाज लॉन्च इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर द ईयर 2023-2024। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कोलैबोरेट किया जाएगा टू इंश्योर सेफ लीगल माइग्रेशन फॉर इंडियन वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एक पार्टी रहेगी, नीति आयोग उसमें रहेगा, और स्टेट गवर्नमेंट्स रहेंगी जहां से लोग जा रहे हैं। आईएलओ का एक कन्वेंशन है, 2 कन्वेंशन जो कि इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया अभी तक, वो है माइग्रेशन के ऊपर। पहला है माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन, रिवाइज किया गया था इसको 1949 में। नंबर 97 भी बोलते हैं इसको, टू मेंटेन द एन एडिक्वेट एंड फ्री सर्विस टू असिस्ट माइग्रेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसको भारत ने रेटिफाई नहीं किया। एक और जो है उसको भी रेटिफाई नहीं किया भारत ने, दैट इज माइग्रेंट वर्कर्स सप्लीमेंट्री प्रोविजंस कन्वेंशन 1975 का है, नंबर 143 फॉर इलीगली एम्प्लॉयड माइग्रेंट वर्कर्स। इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड बोथ द कन्वेंशंस। भारत ने दोनों कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। अब देखेंगे जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है पोर्ट्स का, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि भारत को घेर रहा है चाइना पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बना के, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना के, सॉरी। तो देखिए, रिसेंटली इंडिया साइंड 10-year एग्रीमेंट विथ ईरान। ईरान का जो ये पोर्ट है छाबहार पोर्ट, वहाँ पे भारत पहले से ही काम कर रहा है, उसको डेवलप भी किया है। तो यहाँ पे साइन किया ईरान के साथ अभी भारत ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शहीद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल एट छाबहार पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक पोर्ट टर्मिनल भारत अब बना रहा है, 10 साल में बनाएगा। मोर ऑन न्यूज देख लेंगे। द पोर्ट विल मिनिमाइज द डिस्टेंस फ्रॉम इंडियाज वेस्ट कोस्ट टू लैंडलॉक अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोपियन नेशंस बाई पासिंग पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है क्या कर रहा है, भारत जो है ये रूट फॉलो करेगा। भारत जो है पाकिस्तान से नहीं जाना चाहता लैंड के थ्रू इसके, क्योंकि पाकिस्तान एक आज के देश में फ्रेंडली नेशन नहीं है भारत का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे निकलेंगे गुजरात से, कहीं से भी, इधर से कहीं से भी निकल सकते हैं, ऐसे जाएंगे। पहले ग्वादर पोर्ट चले गए, यहाँ से लैंड पे पहुंच गए, यहाँ से हम पकड़ेंगे ईरान का रूट, और यहाँ से होते हुए यहाँ से हम घुस जाएंगे अफगानिस्तान में। ठीक है, बाईपास कर देंगे हम पाकिस्तान को, अफगानिस्तान में घुस गए, और फर्दर वहाँ से ऊपर जाएंगे सेंट्रल एशिया में, जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब जो है उनके पास चले जाएंगे। वहाँ से तो फर्दर हम यूरोपियन नेशन में चले ही जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा रूट है पाकिस्तान को बाईपास करके जाने का। इन रिलेटेड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, इट हैज आल्सो अप्रूव्ड टेक ओवर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द एंटायर सितवे पोर्ट, जो कि सितवे पोर्ट कहाँ पे है, सितवे पोर्ट आपका है म्यांमार में। उसका एंटायर ऑपरेशन जो है टेक ओवर कर लिया है भारत ने, और ये किया गया है बांग्लादेश को अवॉइड करने के लिए। द पोर्ट is located on the Kaladan River as a and is a component of Kaladan multi-modal transport project.
These developments showcase the rising importance of ports as a strategic tool of geopolitics. ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है जियोपॉलिटिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि काफी ज्यादा जो है पोर्ट भारत ने बनाया है बाहर में। इसमें एक तो छबहार पोर्ट है, फिर सितवे पोर्ट भी डेवलप किया भारत ने। कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये इसमें देखिएगा कि कोलकाता से अगर कोई शिप निकलेगी तो बांग्लादेश से होके हमें अगर नहीं जाना है म्यांमार में, या फिर कह सकते हैं कि जो चिकन नेक बनता है भारत का, चिकन नेक जो बनता है जहाँ पे एक तरफ भूटान है और एक तरफ बांग्लादेश ने स्क्वीज कर दिया भारत के लैंड को, चिकन नेक बन जाता है। तो अगर इसको और दूसरी तीसरी तरफ चाइना है, चाइना ने अगर चिकन नेक तोड़ दिया तो हम नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन ना टूट जाए, उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये डेवलपमेंट किया है कि हम क्या करेंगे, अब हमें कहीं जाना होगा, अगर हमारा चिकन नेक मान लो कि कोई भी केस अगर होता है कुछ गड़बड़ सड़बड़, तो हम यहाँ से सितवे जाएंगे, सितवे से म्यांमार होते हुए हम ये एग्रीमेंट के थ्रू हम अपने देश में घुस जाएंगे। ठीक है, सितवे से देखिए यहाँ से भारत स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे भारत स्टार्ट हो गया। सो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसी को कहते हैं। सो इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट फ्रॉम ईस्टर्न पोर्ट्स जैसे कि वाइजैग एंड कोलकाता टू म्यांमार एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू म्यांमार बाईपासिंग बांग्लादेश। इसमें हम बांग्लादेश को बाईपास कर देंगे, ये पूरा रीजन जो है हम बाईपास कर देंगे। सो इट एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो इसको चिकन नेक कहा जाता है, स्क्वीज्ड बिटवीन द भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो वो कभी भी अगर मान लो चिकन नेक है, अगर चाइना वाइना ने हमला कर दिया, कोई दिक्कत हुई, तो हम अपना जो है एक ऑल्टरनेटिव तो रखेंगे, वैसे उससे लड़ेंगे, उससे ऐसे थोड़ी तो टूट जाएगा, लेकिन फिर भी एक ऑल्टरनेटिव रखना जरूरी है। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस देखेंगे पोर्ट्स का। ठीक है, तो पोर्ट जो होता है वो एक्ट करता है जो जियो पॉलिटिकल एसेट के तौर पे माना जाता है, जैसे कि इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवीज स्टेजिंग बेस एट एजालेजा आइलैंड इनेबल्स पेट्रोल ओवर द मोजाम्बिक चैनल्स। इसके अलावा इट स्ट्रेंथन्स मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑल्सो, एक्सेस टू सितवे पोर्ट बाय म्यांमार विल इंप्रूव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन इंडियन ओशियन रीजन। स्ट्रेंथन करेगा ये बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशनशिप को, फॉर एग्जांपल अलाउइंग एक्सेस टू डुकमु पोर्ट बाय ओमान, जो कि ओमान ने हमें दिया है डुकमु पोर्ट। इट हैज मेड इंडियाज एंगेजमेंट विद गल्फ कंट्रीज इजियर। ठीक है, डुकमु पोर्ट जब हमें ओमान ने दिया तो हमें काफ़ी आसानी हुई उस एरिया में अपने आप को ग्रो करने में और उन कंट्री गल्फ कंट्रियों से रिलेशन बनाने में। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है पोर्ट का, तो भाई ये इनहेंस करता है कनेक्टिविटी को, ये फैसिलिटेट करता है ट्रेड को और इनेबल करता है कंट्री के पार्टिसिपेशन को ग्लोबल वैल्यू चेन में। इट ओपन्स एवेन्यूज फॉर ट्रांजेक्शन्स इन लोकल करेंसी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होता है इसके थ्रू। पोर्ट सिटीज जो है इमर्ज करती हैं, जो ग्लोबल सिटीज के तौर पे इमर्ज करती है, जैसे कि कराची पोर्ट है, पोर्ट सिटी है, मुंबई एक पोर्ट सिटी कह सकते हैं, कोलकाता एक पोर्ट सिटी है। सो ऑल्टरनेटिव रूट टू सेफगार्ड इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान विल हेल्प चाइना इन सरपासिंग स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का को सरपास करके ये यूज कर सकता है, एंड गिव इट शॉर्टर रूट फॉर मिडिल ईस्ट। ठीक है, अफ्रीका एंड यूरोप। अब हम देखेंगे चैलेंजेस इन स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ पोर्ट। क्या क्या चैलेंजेस है, राइवलरी है, क्योंकि चाइना का जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ये भारत को घेरने के लिए है, भारत को इंडियन ओशियन में कट ऑफ करने का ये प्लान है इसका, ससुरे का। खैर, लेकिन भारत जो है इसको काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया भारत ने स्ट्रेटेजी, जिसमें आप देखेंगे कि ये नेकलेस ऑफ डायमंड में देखेंगे ये है ग्वादर, ये कलर जो है चाइना वाला है। ठीक है, चाइना का ग्वादर है, क्याफ्यू पोर्ट है, इसके अलावा जिबूती में इसने पोर्ट ऑफ दारालेह बना लिया है, लेकिन भारत का देखिए क्या कर लेगा ये 2-3 पोर्ट बनाने से। भारत का देखिए यहाँ पे सितवे पोर्ट भारत ने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे भारत का खुद का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में जो है ये कमांड है, आर्मी की ट्राई फोर्सेस कमांड है। इसके अलावा मिनी कोई हमारा ही है। ठीक है, यहाँ पे INS जटायु बैठा रहता है किसी की भी लेने के लिए। इसके अलावा दुक्कम पोर्ट है, हमने ओमान से लिया है, इससे हमारा बहुत सारा फायदा हुआ। छबहार पोर्ट हमने ईरान में डेवलप किया है, तो हमने ऑल्टरनेटिव अच्छा खासा बना लिया। यहाँ पे अगालेगा आइलैंड है,
मॉरिशियस आइलैंड को भी हम बहुत क्लोज अपने रिलेशन में रखते हैं। तो लॉस ऑफ सोवरेनिटी, जो अगला चैलेंज है, लॉस ऑफ सोवरेनिटी। चाइनाज डेप्ट ट्रैप जो है डिप्लोमेसी विद रिस्पेक्ट टू हम्बनटोटा श्रीलंका, इसको माना जाता है कि यही एक कारण था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न्स भी होते हैं पोर्ट डेवलप करने से ड्यू टू पायरेसी एज वेल एज फॉरेन और राइवल ओनरशिप ऑफ सी पोर्ट्स। इसके अलावा हाइटेंड वल्नरेबिलिटी भी देखी जाती है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाइटेंड जियोपॉलिटिकल टेंशन में, पोर्ट्स पे अटैक वगैरह भी होते हैं। चैलेंजेस रिलेटेड टू इंडिया क्या है, पोर्ट्स रिलेटेड चैलेंजेस भारत को क्या है? तो पहला चैलेंज है दैट इज स्मॉलर नेबरहुड नेशंस होती हैं, तो जैसे श्रीलंका बहुत छोटी है भारत से, बांग्लादेश भी छोटी है, मालदीव्स बहुत छोटा है, तो वो सोचते हैं कि जो इंडिया चाइना का जो टसन है, जो इन दोनों के बीच में राइवलरी है, उसमें हम लोग बिल्कुल पिस जाते हैं। तो हम वो कई बार उसको ना भारत को सपोर्ट नहीं करते, पोर्ट देते नहीं है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है भारत के पास टू फर्दर एक्सपैंड इट्स जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थ्रू डेवलपमेंट ऑफ ओवरसीज पोर्ट्स। तो ये सब दिक्कतें हैं। खैर, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन देखेंगे इंडियन ओशियन रीजन में, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ब्लू कलर वाला चाइना वाला है, और जो येलो कलर का है वो भारत का। इतना अच्छा पोर्ट का जो है डेवलपमेंट किया है हमने। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो ग्लोबल लेवल पे वे फॉरवर्ड और इंडिया के स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड देखेंगे। तो ग्लोबल लेवल पे वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि मॉनिटर किया जाए भाई रिस्क को, रिस्क तो है ही बनाने में, इसको तमाम दिक्कतें हैं, होस्टाइल कंट्रियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो मॉनिटर किया जाए इसके रिस्क को सबसे पहले तो, ठीक है। विच इंक्लूड इररेस्पॉन्सिबल लेंडिंग एंड मिसयूज ऑफ कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स एट होस्ट कंट्री पोर्ट्स टू सपोर्ट मिलिट्री फंक्शंस। तो वो मिस यूटिलाइजेशन, जैसे हम्बन टोटा का मिस यूटिलाइजेशन किया चाइना ने, वो सब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बिल्डिंग सिक्योरिटी पार्टनरशिप एट ग्लोबल लेवल टू सेफ गार्ड सी पोर्ट्स फ्रॉम ओपेक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच थ्रेटन्स होस्ट कंट्री सोवरेनिटी एट एंड ग्लोबल इंटरेस्ट। इंडिया स्पेसिफिक मेजर्स क्या क्या हो सकती हैं? तो इसमें सबसे पहले आएगा एक्सप्लोर मल्टीलैटरल पार्टनरशिप विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो जैसे कि क्वाड कंट्रियां हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत तो है ही इसमें, तो ये लाइक माइंडेड कंट्रियों के साथ स्ट्रैटेजिक जो है मल्टीलेटरल पार्टनरशिप करना चाहिए टू प्रोटेक्ट इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसके अलावा हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस इन वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन where China is at geographically disadvantaged due to its more distant location. Conclusion में देखेंगे as ports not only connect the two geographical realms of the land and sea but also played dual roles of economic gateways and nodes of geostrategic projection. Their management becomes important in the current geopolitical transition. पोर्ट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे क्रूड ऑयल एज ए स्ट्रेटेजिक टूल। क्रूड ऑयल को हम लोग स्ट्रेटेजिक टूल पे देखेंगे। वाई न्यूज़ में है ये? क्योंकि रिसेंट जो है इवेंट्स हुए हैं, सच एज रसिया यूक्रेन वार हुआ, ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, हैव हाइटेंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रूड ऑयल एज अ स्ट्रेटेजिक टूल इन जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, रिसेंट जो इवेंट हुए हैं जैसे कि रसिया यूक्रेन वार है, इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस हैव हाइटेंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रूड ऑयल एज ए स्ट्रेटेजिक टूल इन जियोपॉलिटिक्स। स्टेटस ऑफ क्रूड ऑयल देखेंगे भारत में, तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ठीक है, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का आफ्टर यूएसए एंड चाइना, 2021 का डेटा है। एंड मेजर सप्लायर है क्रूड ऑयल का भारत को, वो है रसिया, इराक, सऊदी अरबिया और यूएई। इंडिया जो है वो वर्ल्ड में चौथा लार्जेस्ट रिफाइनर है क्रूड ऑयल का, छठा लार्जेस्ट इंपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, और सातवां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। इंडिया इज लाइकली टू अकाउंट फॉर 25 to 28% ऑफ एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ 2020 से 40 के बीच में होगा। तो भारत को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है अभी। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है क्रूड ऑयल का? तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, इकोनॉमिक लेवरेज के लिए। ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री होती हैं, वैसे ग्लोबली देखा जाए, जैसे कि ओपेक में जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो कंसोर्टियम है, उसमें जो कंट्रियां हैं, दे कैन मैनिपुलेट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अफेक्टिंग ग्लोबल मार्केट्स एंड इकोनॉमीज। क्योंकि भारत के पास तो है नहीं तेल का रिजर्व, मंगाना ही, इंपोर्ट ही करना है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके पास जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है विद इंपोर्टिंग कंट्रीज बाई लॉन्ग सब टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चाइना ने इन्वेस्ट किया रसिया में
रसिया के फार ईस्ट में, ताकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी रहे। इट शो केसेस जियो पोलिटिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो। कंट्रोल ओवर ऑयल रिच रीजन जो है अलाउ कंट्रीज टू इन्फ्लुएंस लोकल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ मिलिट्री पावर। दिस इन्वॉल्व्स रिलायबल ऑयल सप्लाई फॉर फ्यूल टू मेंटेन ऑपरेशंस। ठीक है, जहाज ऑपरेट कर रहे हो, मैरीटाइम ऑपरेशन कर रहे हो, सब में तेल चाहिए। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सैंक्शन ऑल्सो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इम्पोजिशन किया गया था इम्बार्गो बाय ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब नेशंस ऑन यूएसए ड्यूरिंग द योम किपुर वार, जो कि 1973 में लड़ा गया था। अब इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, ताकि हम अपने ऑयल इंपोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे, उसको रिड्यूस करें। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम लेके आए हैं, जहाँ पे हम चांदी खोल उड़ीसा में और पदूर कर्नाटका में रिजर्व करने के लिए, स्टोरेज के लिए पेट्रोलियम को हम लोग वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो टू मेंटेन एनर्जी सिक्योरिटी एंड टू मिटिगेट सप्लाई डिस्ट्रप्शन, वी आर क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम। रिजर्व्स बना रहे हैं। चांदी खोल एक अच्छा एग्जांपल है उड़ीसा का, और पदूर कर्नाटका का एग्जांपल है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लेके आएंगे हम लोग, प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि ब्लेंड किया जाएगा, और ये जो टारगेट है जिसमें ब्लेंडिंग की जाएगी उससे भी रिड्यूस होगा इंपोर्ट का डिपेंडेंस हमारा फ्यूल के ऊपर। नेशनल पॉलिसी लाई गई है बायोफ्यूल्स के ऊपर कि भाई 20% ब्लेंड हो कम से कम 2025-26 तक। पेट्रोल में बायोफ्यूल जो होगा वो 20% कम से कम हो जाए 2025-26 तक। ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 का आया था। इंडिया हैज डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स पॉलिसी, ठीक है। इसके लिए छोटे छोटे जहाँ पे ऑयल के रिजर्व उसको खोजा जाए, टू मोनिटाइज हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। रिफॉर्म किया जाए हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी में फॉर इनहेंसिंग डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस। इसके अलावा इंडिया सेल्फ फंक्शन फ्रीडम टू फंक्शनल फ्रीडम देना चाहिए भारत को, फ्रीडम टू नेशनल ऑयल कंपनीज एंड प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बाय स्ट्रीमलाइनिंग अप्रूवल प्रोसेसेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो मैकेनिज्म के थ्रू ये किया जाए। कंसर्न्स भी हैं बहुत सारे एसोसिएटेड विथ इंडिया इस ऑयल रिजर्व्स वगैरह को लेके। तो प्राइस वोलेटिलिटी का कंसर्न रहता है, जैसे कि रसिया यूक्रेन वार हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट, या फिर मिडिल ईस्ट में आ गया, हाउथीज ने अटैक किया रेड सी में, तो ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, तो भारत का प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा। लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है भारत में, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो ऑफशोर होता है, मुंबई हाई में होता है, ऑफशोर होता है। जबकि हमारा जो एनर्जी का नीड है, डिमांड जो जिसे कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड, उसका मात्र 15% हमारे पास रिजर्व है, ठीक है। उसी को मीट कर पाते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, लेकिन जो बाकी 85% है इम्पोर्ट करना पड़ता है। सप्लाई चेन इशू है, लिमिटेड नेटवर्क है क्रूड ऑयल पाइपलाइंस का, हाई ऑपरेशनल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है तो महंगा हो जाता है। इनएडिक्वेट स्टोरेज है करंटली, टोटल नेशनल कैपेसिटी जो है फॉर स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो हमारे देश में 74 डे का ही है, जबकि इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है वो कहता है कि भारत के पास 90 डे का तो रिजर्व होना ही चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है, रिसेंटली स्टैंडिंग कमिटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है इतने सबमिट किया इन्होंने इट्स रिपोर्ट ऑन द रिव्यू ऑफ पॉलिसी ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड मेड द फॉलोइंग सजेशन। वो सजेशन क्या क्या है, पहले तो इसमें बोला गया कि डाइवर्सिफिकेशन कीजिए अपने सोर्सेज का। जो आपका इंडिया का जो एनर्जी का सोर्स है, मेजोरिटी ऑफ इंडिया हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट्स जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है, विच इज प्रोन टू जियो पोलिटिकल टेंशन, जैसे कि इसराइल हमास का चल रहा है। रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस, हमें जो है इंपोर्ट डिपेंडेंस को कैसे रिड्यूस करना है, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोमोशन ऑफ बायोफ्यूल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनहेंसिंग एनर्जी इफिशियंसी, वो ई सर्टिफिकेट जो है उसके तहत किया जाता है। एनर्जी इफिशिएंट गैजेट्स बना के इम्प्रूवमेंट्स इन रिफाइनरी प्रोसेस भी लाया जा सकता है। इसके अलावा स्पॉट एंड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जा सकता है कि भाई फॉर एज्यूर्ड वॉल्यूम्स ओवर एन एग्रीड पीरियड फॉर, ताकि जो एक्सप्लोरिंग जो कंपनीज है ऑयल की वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के हैं। इसके अलावा एशियन प्रीमियम इन क्रूड ऑयल प्राइसिंग दिया जा सकता है, यूज ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन टू गेट सच चार्ज रिमूव्ड, ठीक है। एशियन प्रीमियम जिसे कहा जाता है कि हाइक करके एशियन कंट्री को बेचा जाता है ऑयल कंट्रियों के द्वारा, ऑयल कंपनियों के द्वारा। एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव रूट्स ऑफ इंपोर्ट किया जा सकता है विद शॉर्टर रूट्स, लेस जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जहाँ पे, ताकि रिड्यूस किया जा सके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। इसके अलावा स्ट्रेंथन किया जा सकता है क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क को भारत में और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के
बाय इंश्योरिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑनगोइंग पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स एंड इंक्रीज किया जा सकता है स्ट्रेटेजिक स्टोरेज कैपेसिटी जो कि क्रूड ऑयल की है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो ये हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे, जो ओवर डिपेंडेंस नहीं होगा इंपोर्ट के ऊपर। तो पहला टॉपिक हमारा जो था वो कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक आएगा अब रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट।